एक आदमी हंटर परीक्षा में भाग लेता है, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर एस लेवल के हंटरों को चौंका देता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने एक ऐसी तलवार की म्यान बना दी जिसे एक मास्टर भी नहीं बना सकता था। ये नजारा देखकर सभी परीक्षकों को हैरानी हुई। सिस्टम के अनुसार ये आग की परत वाली म्यान बहुत ही दुर्लभ श्रेणी की थी। उन्हें समझ नहीं आया कि एक उम्मीदवार के पास इतना जबरदस्त लोहारी का हुनर कैसे हो सकता है, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ये आदमी पिछले जन्म में पहले ही सबसे ताकतवर लोहार बन चुका था और अपने इसी हुनर से आखिरी जीत हासिल की थी। हालांकि उसने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन इंसानियत नहीं बच पाई, क्योंकि दुनिया को तबाह करने वाले 6 देव राक्षस बहुत ताकतवर थे, जिनमें आखिरी था विनाश के समुद्र वाला देव राक्षस। वो मर गया, लेकिन धरती का ज्यादातर हिस्सा उसके बनाए मौत के समुद्र ने निगल लिया था। ये सोचकर मैंने खुद ही मजाक के तौर पर कहा, मैं मुश्किल से बचा था, लेकिन अब इसी समुद्र में मरने वाला हूँ। जो हीरो बचे थे उनकी तो बात ही छोड़ो, धरती को थामने वाला हीरो का स्तंभ भी ढह चुका था। ये लानत का मलबे वाला समुद्र देव राक्षस को मारने के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। तभी मेरे पीछे एक आदमी ने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम्हें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे पूरा श्रेय तुम्हें ही जाता है। और ये आदमी पागल कुत्ता कहलाता था। ब्लास्ट डॉग नाम की औरत ने भी कहा, बीमारी का नाटक करके पूरे शहर में लेटे रहने वाले एक डरपोक की बातें तो देखो, लगता है उनकी टीम को मुझसे बहुत शिकायत थी। बर्फ कुत्ता नाम का आदमी भी बकवास करता रहा। मैं पहले ही कह चुका था कि ये सिर्फ सेना के साथ सवारी करना चाहता है। मैंने उनके तानों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये लोग अगर मेरे बनाए हथियार नहीं पहने होते तो पहले ही मर चुके होते। अब बोलने में बहुत तेज हैं और मुझे आखिरी लोहार ली शीसून कहा जाता था। मेरी बात सुनकर वो लोग गुस्से से कांपने लगे। तू बहुत बोलता है रे बच्चे। मेरे सामने खड़े ये तीनों तथाकथित 3 कुत्ते थे। उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके स्वभाव भी बड़े अजीब थे। वे ना इंसानों के पक्ष में थे, न ही दानवों के पक्ष में। एक न्यूट्रल ताकत थे। वे मनमर्जी से काम करते थे, सिर्फ अपने फायदे के लिए। ये ग्रे एरिया के मौके का फायदा उठाने वाले थे। हालांकि वे स्वार्थी बदमाश थे, लेकिन वे आखिर तक जीवित रहे और अंत में युद्ध में अहम भूमिका निभाई। ये मानना पड़ेगा कि अगर वे नहीं होते तो ये लड़ाई जीतना नामुमकिन था, लेकिन अगर ये लोग थोड़ा पहले हाथ बटाते तो क्या कुछ अलग हो सकता था। अचानक पागल कुत्ता जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। मेरा काम तमाम। मेरे अंदर के अंग पूरी तरह से कुचल चुके हैं। पास में ही ब्लास्ट डॉग और बर्फ कुत्ता भी यही हालत में थे। उनके दिल छलनी हो गए थे, इसलिए उनका बचना भी मुश्किल था। मैंने ठंडी सांस ली। अगर तुम लोग थोड़ा पहले मदद करते तो मरते नहीं। ये लानत के 3 कुत्ते बस अपनी ही पड़ी थी, सब कुछ नजरअंदाज करते रहे। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी आंखों में सिर्फ हैरानी थी। सबसे आगे ब्लास्ट डॉग और पागल कुत्ता मर चुके थे और पीछे बर्फ कुत्ता भी बेहोश पड़ा था। मैंने मन ही मन आह भरी। इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। मैंने हाथ में हथौड़ा उठाया और धीरे धीरे खड़ा हुआ, एक अच्छी जगह ढूंढी और बाएं हाथ के हथौड़े को लगातार बजाने लगा। मैंने 2.5 घंटे में उनके हथियारों को पूरी तरह ठीक किया और उनके पास रख दिया। उनकी मौत के बाद मैंने उन्हीं के हथियारों से उनकी कब्रों के निशान बनाए और अब मेरी बारी थी। ये सामने आ रही विशाल समुद्री लहर मुझे जल्द ही निगल जाएगी। मैंने धीरे से अपनी हथेली उठाई। ये आखिरी बार होगा जब मैं ऐसा करूंगा। फिर अचानक मैंने अपना हाथ अपनी छाती पर रख दिया और उंगलियां मुंह हल्की सी मोड़ी। अपने अंदर से ली शीसून का बंधन निकाला। ये मेरी एक स्किल थी जिसे बंधन निकालना कहते थे। उस पल मेरी हथेली पर एक चमचमाता पत्थर नजर आया। ये एक लोहार के तौर पर मेरी अनोखी स्किल थी, जिससे मैं बंधन बने लोगों से खास मिनरल पत्थर निकाल सकता था। ये निकासी बंधन की गहराई और टारगेट की संभावनाओं पर निर्भर करती थी। हालांकि जब भी मैंने खुद पर इसका इस्तेमाल किया, मुझे हमेशा साधारण मिनरल से भी बदतर चीज ही मिली। काश मैं ये स्किल जल्दी जान लेता। अगर इस बार निकले मिनरल में कुछ भी ना निकला तो मैं मान जाऊंगा। धमाक धमाक धमाक। धातु की आवाज हवा में लगातार गूंज रही थी। हर 10 बार हथौड़ा बजाने पर लहर एक बार उछलती। लगता था मेरी आवाज विनाश के समुद्र की लहरों के साथ मिल गई है। लेकिन मैं अपनी लोहारी की आवाज साफ पहचान सकता था, क्योंकि जब भी ये आवाज मेरे कानों में पड़ती मैं कुछ ना कुछ अद्भुत बना देता। तभी अचानक एक सुनहरी चमक नजर आई। लेकिन जैसे ही मेरा हथौड़ा गिरा, मेरी आखिरी चीज तैयार हो गई। मैंने इस तलवार को देखकर संतोष किया। हालांकि ये बहुत अच्छी थी और इसका असर भी बहुत बढ़िया था, लेकिन आखिरकार इसमें कोई खास स्किल नहीं थी। मैं सोच रहा था कि कुछ अच्छा बना पाऊंगा, भले ही सिर्फ अपने बंधन का पत्थर ही क्यों ना हो। लेकिन ये तलवार बहुत साधारण थी। अचानक मैंने तलवार अपने दिल में घोंप ली। इन लहरों के साथ बहकर मरने से बेहतर है कि मैं खुद ही सब खत्म कर दूं। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मेरी ये आखिरी हथौड़ेबाजी होगी। सोचूं तो मैं भी एक दीवाना ही था। मेरा शरीर लहरों के साथ समुद्र में समा गया। जब मैंने वो आखिरी तलवार फेंकी तो मुझे एक बात का एहसास हुआ। जब से मुझे पहली बार जादू का एहसास हुआ था, तब से मैं लहरों की आवाज सुनता आ रहा था और हमेशा सोचता था कि ये क्या चीज है। अब समझ आया कि वो विनाश के समुद्र की आवाज थी। अगर मुझे ये पहले ही पता चल जाता तो शायद मैं उन 3 कुत्तों को पहले ही मना लेता। अगर मैं थोड़ा पहले ही दूसरों के लिए कोशिश करता तो शायद बहुत कुछ बदल सकता था। तभी मेरे सिस्टम के कई मैसेज मेरी आंखों के सामने आते गए। हथियार का अद्भुत चिन्ह प्रकट हो गया है और ये सब कुछ मेरी आखिरी बनाई गई तलवार की बदौलत है। अद्भुत चिन्ह मूल में वापसी एक्टिव हो गया है। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि ये अद्भुत चिन्ह क्या होता है, मेरे सामने एक आदमी की परछाई आई। ली शीसून, ये तू क्या कर रहा है? होश आने पर मैं चौंक कर उठ बैठा। मैं एंट्रेंस परीक्षा में कैसे आ गया? अगर ये 31 साल पहले की बात है तो क्या ये बाबेल टॉवर की एंट्रेंस परीक्षा है या फिर ये सिर्फ मेरी जिंदगी की झलक है? लेकिन गौर से सोचूं तो ऐसा नहीं लगता। पहले जो हुआ वो सिर्फ भ्रम नहीं था। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि मेरी
मेरी आखिरी बनाई तलवार में कोई खास स्किल थी? क्या उस समय मैंने जो हथियार बनाया था उसने मूल में वापसी का कौशल चला दिया था? ठीक उसी वक्त शिक्षक थोड़ा बोर हो गए। तूने अगर सही से ध्यान नहीं दिया तो मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा। मैं अब पक्का कह सकता हूँ कि मैं उस तलवार के कौशल से अतीत में वापस आ गया हूँ। अगर मैं अपनी स्किलों को पहले पहचान लेता और खुद को जल्दी ढाल लेता तो शायद मैं सब कुछ बदल सकता था। अगले ही पल मैंने मेज पर रखे हथौड़े को पकड़ लिया। मेरे लिए अब ये सब बेमतलब है। अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है कि मुझे मिले इस मौके को जरूर फायदा उठाना है। मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। इस बार मैं सब कुछ बचाकर रहूंगा। मेरी शुरुआत इसी एंट्रेंस परीक्षा से होगी। इस जन्म में मैं बाबेल टावर की परीक्षा पास करूंगा, फिर 3 कुत्तों से मिलूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि मानवता की मदद करें। मैंने हथौड़ा बजाया। हवा में एक अनोखी आवाज हुई। ये आवाज होते ही शिक्षक की निगाहें जम गईं। उसने हैरानी से अपने पीछे देखा। वो उम्मीदवार थोड़ा अलग है। हर बार हथौड़ा बजाने पर यही आवाज फिर से आती है। ये देखकर वो हैरान था। ये बहुत इंप्रेसिव था। हालांकि हरकतें धीमी लग रही थीं, लेकिन हर बार बेहद मजबूत और संतुलित था, और आवाज साफ और बिना किसी भनक के थी। शिक्षक की नजरों में मेरी ये बनावट बहुत ही ठोस थी। उसके बाद कुछ देर तक शिक्षक कहीं नहीं गए, बल्कि मुझसे थोड़ी दूरी पर खड़ा मुझे देखता रहा। जब मैंने वो आधा बना हुआ सामान उठाया तो सब हैरान रह गए। ये किस लेवल की बनावट है? उनके चेहरे पर अविश्वास भाव था। एक और शिक्षक को भी ये हैरानी में डालने वाला लगा। लगता है इस साल कोई बहुत ताकतवर उम्मीदवार आया है। अगर वो सीधे ये आधा बना सामान जमा कर देता है तो वो उसे परीक्षा में पास कर सकते हैं। लेकिन सबको हैरानी में डालने वाली बात ये हुई कि मैंने सीधा हथौड़ा मारकर वो सामान तोड़ दिया। ये देख सभी शिक्षक हैरान थे। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी लंबा रास्ता तय करना है। मैं ऐसे कचरे को एक लोहार के रूप में कभी सामने नहीं आने दूंगा। सीधा मतलब मैंने जो अभी बनाया था वो मुझे पसंद नहीं आया। पीछे के शिक्षक ने गुस्से से कहा, तू परीक्षा को खिलवाड़ समझता है क्या? लेकिन मेरी आगे की बात सुनकर सभी शिक्षक ठिठक गए। मैं दोबारा अपना काम बनाना चाहता हूँ। एक शिक्षक ने मना करने ही वाला था कि एक आवाज ने उसे रोक दिया। एक सूट वाले ने कहा कि बचा हुआ सारा सामान उसे दे दो। शिक्षक देखना चाहता था कि आखिर मैं कैसा सामान बनाता हूँ। जब मुझे सामान मिला तो मैंने फिर से मिनरल पत्थरों को गर्म करना शुरू किया। इस शरीर के साथ बेहतरीन हथियार बनाना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि मेरे पास जादू की ताकत कम थी और समय भी कम था। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही चारा था। सबको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने देखा कि मैं जलते पत्थरों में जादू भर रहा हूँ। ऐसा करना बहुत खतरनाक था। हो सकता था कि पूरा परीक्षा कक्ष ही उड़ जाए। जादू भरने के बाद मैंने सारा सामान अंदर डाल दिया। अगले ही पल मेरी भट्टी से बहुत ही चमकीली 7 रंगों की लपटें निकली। जो नहीं जानते थे वो समझ रहे थे कि ये भट्टी फटने वाली है और आग बुझाने वाला यंत्र लेकर दौड़े। यहाँ तक कि वो असिस्टेंट भी यही समझ रहा था। लेकिन शिक्षक ने सबको हिलने से मना कर दिया। वो एक उम्मीदवार है, उसे पता होगा कि क्या कर रहा है। उस शिक्षक ने असिस्टेंट से कहा कि वो लपटों के बहाव को ध्यान से देखे। मैंने इस बार 5 रंगों वाली ज्वाला राक्षसी और 5 रंगों वाली अग्नि राक्षसी का इस्तेमाल किया था। ये एक तकनीक थी जिसमें 5 तरह के जलते पत्थरों को मिलाकर तपती लपटें बनाई जाती हैं। इसके लिए सटीक जादू कंट्रोल चाहिए होता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसमें बहुत कम जादू लगता है। वहाँ मौजूद कई लोग हैरान थे कि उसने ऐसा किया और भट्टी फटी नहीं। साथ ही उन्होंने देखा कि भट्टी का रंग भी बदल रहा था और शिक्षक समझ गया था कि उसने गूंजते रत्नों से तपिश बढ़ाई है और भट्टी का गुण बदल दिया है। शिक्षक समझ सकता था कि मैं ये सब बनाने का समय कम करने के लिए कर रहा था, लेकिन सिर्फ 300 मिनट बचे थे। समय अभी भी कम ही था। मैंने पहले जो लोहारी दिखाई थी वो बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन अगर बस इतना ही था तो बस इतना ही था। मैं उस पत्थर को लगातार बजा रहा था। मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने रफ्तार बढ़ा दी। आखिरकार 1.5 घंटे बाद मैंने उस पत्थर को पतली परत में बदल दिया था। इससे मैं बहुत खुश था। अब आगे का काम बहुत आसान था। मैंने चिमटा उठाकर उसे फिर से भट्टी में डाला और गर्म किया। कुछ देर बाद उसे बाहर निकाला। अब मुझे यही कुछ चरण दोहराने थे और मेरी हर बार की चोट उसे धीरे धीरे जगा रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरे अंगूठे और उंगली के बीच की त्वचा फट गई। मैंने मन ही मन आह भरी। जादू खत्म होने के कारण मेरा प्रोटेक्शन कवर गायब हो गया था। परीक्षा खत्म होने के बाद मुझे सबसे पहले जादू की ताकत बढ़ाने का अभ्यास शुरू करना था, लेकिन अभी मैं हार मानने वाला नहीं था। मैंने हथौड़ा और मजबूती से पकड़ लिया। मैं लगातार चोट करता रहा। उस समय मैं 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता था। मैंने अपने शरीर को हद तक ढकेल दिया था। अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। मेरे लिए ये थोड़ा जल्दबाजी भरा था, लेकिन फिर भी मुमकिन था। मैंने बहुत तेजी से तलवार पर धार लगाई और फिर उसकी क्वालिटी को ध्यान से परखा। उस वक्त बस कुछ ही सेकंड बचे थे। आखिरकार समय समाप्त होते ही मैंने राहत की सांस ली। मेरे हाथों का खून सूख चुका था, लेकिन ये सब मायने नहीं रखता था। असल मायने ये थे कि मैंने ये तलवार बहुत ही अच्छे से बना ली थी। ये सब करने के बाद मुझे ज्वाला लोहार का कौशल भी मिला। इस तलवार का नाम था 5 रंगों की ज्वालाधार। इसका लेवल हाई था। ये एक घुमावदार तलवार थी जिस पर 5 लपटों की नक्काशी थी। तलवार में जमी लपटें और जादू की रिएक्शन से कई रंग नजर आते थे। ये एक ऐसा हथियार था जो बनाने वाले की पूरी पोटेंशियल को दिखाता था। डाले गए जादू के गुण के अनुसार तलवार के रंग और खूबियों में हल्का बदलाव हो सकता था। वहाँ मौजूद सब हाई लेवल के इस फैसले से हैरान थे। अभी जो असिस्टेंट था वो दौड़ता हुआ आया। वो ये ऐलान करने को बेताब था कि मैंने परीक्षा पास कर ली है, लेकिन उसकी आवाज रुक गई क्योंकि पास के शिक्षक ने उसका मुंह पकड़ लिया। थोड़ा शांत रह, तू बहुत शोर मचा रहा है। 10 मिनट बाद मैं शिक्षक के ऑफिस में आया। काफी बातचीत के बाद शिक्षक ने देखा कि मैं अपने बनाए सामान से बहुत असंतुष्ट हूँ। आखिर में उस शिक्षक ने एक फैसला किया कि वो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं देंगे।
लेंगे और मुझसे कहा कि मैं अपना एप्लीकेशन वापस ले लूं, क्योंकि उसे लगा कि ये जगह उस लेवल की नहीं है जो मुझे चाहिए। बाबेल टावर की शोहरत तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ के लोहारी डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं दिया है। मैंने उसकी बात नहीं काटी, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता था। 31 साल पहले ही मुझे पता था कि बाबेल का लोहारी डिपार्टमेंट 8 साल बाद खराब परफॉर्मेंस के कारण बंद हो जाएगा। भविष्य में सबसे अच्छा लोहारी कॉलेज फोल्गन कॉलेज होगा, इसलिए शिक्षक चाहता था कि मैं फोल्गन कॉलेज जाकर पढूं। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही मैंने उसे टोक दिया, शिक्षक आप गलत हैं। सबसे अच्छा लोहारी कॉलेज फोल्गन नहीं होगा, बल्कि वो बाबेल टावर कॉलेज होगा, जहां मैं एडमिशन लेने वाला हूँ। मेरी बातें पूरे कॉन्फिडेंस से भरी थी, जैसे मैं बाबेल के लोहारी डिपार्टमेंट को टॉप पर ले जा सकता। ये सुनकर प्रोफेसर ने अविश्वास से मुझे देखा। ये कभी उसका भी सपना था, और आज एक नौजवान फिर से यही बात कह रहा था। अगर तू ऐसा करना चाहता है तो सबसे पहले तुझे इस कॉलेज का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना होगा। क्या तुझे लगता है कि तू ये कर सकता है? मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, बाकी सब छोड़ो, लेकिन छात्रों में से कोई भी मुझसे बेहतर नहीं होगा। प्रोफेसर ने मुझसे फिर एक सवाल पूछा, मुझे बता, क्या तू जानता है कि बाबेल टावर नए छात्रों के मुखिया का चुनाव कैसे करता है? मैं ये भी जानता था। जहाँ तक मुझे पता है, बाबेल टावर कॉलेज अपने छात्रों को कई ट्रेनिंग शाखाओं में बांटता है, जिनमें मुख्य शाखा फाइटिंग शाखा होती है, फिर सहायक शाखाएं होती हैं। हर शाखा से कई दर्जन डिपार्टमेंट निकलते हैं, और मुखिया बनने के लिए अलौकिक स्किल होनी चाहिए और पूरे कॉलेज को तुझे सर्वश्रेष्ठ मानना होगा, तभी तू इस पद पर बैठने का हकदार होता है। मेरी ये बातें सुनकर प्रोफेसर की बाहें हल्के से कांप उठी। प्रोफेसर ने गंभीरता से मुझसे कहा, मैं अब तुझसे कुछ बातें कहने वाला हूँ। ये बातें एक अनुभवी लोहार के नाते तुझे नसीहत है, ना कि प्रोफेसर की हैसियत से। भले ही तू कॉलेज का सर्वश्रेष्ठ छात्र क्यों ना हो, लेकिन यहाँ एक लोहार के तौर पर सच्ची सक्सेस हासिल करना बहुत मुश्किल है। तू वॉल्कन कॉलेज चला जा। प्रोफेसर खुद एक अनुभवी इंसान था। वो अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ वही मेरे लिए डेवलपमेंट की सबसे अच्छी जगह है और यही मेरा एकमात्र रास्ता है। उसकी बातों ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी। लगता है ये प्रोफेसर सचमुच बहुत अच्छा है। वो अपने पद से ज्यादा युवाओं के भविष्य की चिंता करता है। मैंने उससे कहा, माहौल से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने अभी कहा, मैं ये करके रहूंगा। मैं जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ वो बाबेल टावर है, और मैं इसे सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थान बना दूंगा। प्रोफेसर मेरा मतलब समझ गया। उसकी बातों का मतलब था कि वो जहाँ भी जाता है उस जगह को सबसे अच्छा बना देता है। ये कितना कॉन्फिडेंस है? प्रोफेसर ने धीरे से हाथ बढ़ाया, मेरे हाथ मिलाने का जवाब दिया। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, ये तो पूरी तरह से अहंकार था। लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरी इस बात से नफरत नहीं करता था। फिर वो मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया। आगे की बातों का ध्यान रखना। हम दोनों की बाहें मिलते ही मेरी स्किल एक्टिव हो गई। मेरे और उसके बीच एक बंधन बन गया। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप भी मेरा ध्यान रखना। सिस्टम ने बताया कि मेरा किम मिनचुल से बंधन बन गया है। अभी मेरी बंधन स्किल लेवल 1 है। समय तेजी से शाम को पहुंच गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने बंधन निकालने की स्किल का इस्तेमाल किया। जल्द ही मेरी हथेली पर एक धातु का मिनरल नजर आ गया। मैंने इस मिनरल की जांच की। ये काफी दुर्लभ मटेरियल थी। इसके भीतर के कोर में आग का गुण था। सिस्टम ने बताया, अग्निघुलनशील लोहा लेवल दुर्लभ क्वालिटी, मीडियम लेवल की धातु आग को समेट सकती है। इसकी विशेषताएं लकड़ी की तरह हैं। बंधन निकालना एक स्किल है जिससे मैं किसी खास व्यक्ति के साथ अपने रिलेशनशिप को माप सकता हूँ और एक नए तरह का मिनरल निकाल सकता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि बंधन का लेवल बहुत कम है, इसलिए इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे इसका लेवल जल्दी से जल्दी बढ़ाना होगा। और बाकी छात्रों के मुकाबले मेरे गुण बिल्कुल नेगेटिव हैं। मेरी कमियां तो बहुत हैं, लेकिन अगर ये सोचूं कि मैं अतीत में वापस आ सका हूं तो मुझे कुछ शिकायत नहीं है। अभी मुझे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उल्टा नुकसान होगा। मुझे खुद के लिए एक ट्रेनिंग प्लान बनानी होगी। ताकत बना लेने के बाद उन दानव सेना के गुंडों को चूर चूर करने के लिए काफी समय होगा। दानव सेना सिर्फ इंसानों के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए खतरा है। वो 6 देव राक्षस इंसानों और यहाँ तक कि पूरी दुनिया को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए मैं तरीकों की कोई परवाह नहीं कर सकता। भविष्य के अहम मोड़ों पर अपनी यादों को धुंधला नहीं होने देना है। इसलिए मुझे सबसे पहले उन हथियारों या स्किलों को हासिल करना होगा जो मेरी यादों से जुड़े हैं। मेरे प्लान का पहला स्टेप पूरा हो गया था। मैं इस कॉलेज में सक्सेसफुली एडमिशन हो गया था और अब 3 कुत्तों को ढूंढना था। लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन ने मेरे विचारों को बाधित किया। वो नोटिफिकेशन देखकर मेरी पुतलियां फैल गईं। उस पर लिखा था, मेरा लेवल अब 1 हो गया है, बंधन छाप जुड़ गई है। समय तेजी से 1 हफ्ते बाद बाबेल कॉलेज पहुंच गया। मैं पहले ही कई बार आ चुका था, क्योंकि ये 30 साल पहले की जगह थी, इसलिए भटकना आम बात थी। लेकिन ये जगह शायद गलत नहीं होनी चाहिए। जल्द ही मैंने स्मिथ रूम का पता लगा लिया। ये आज की मेरी परीक्षा का स्थान था। अंदर आने पर 2 मेजें थीं और मेरे पास भी एक और व्यक्ति परीक्षा देने आया था। सामने परीक्षकों के लिए स्कोरिंग टेबल थी। परीक्षक ताल पर हाथ मारते हुए बोला, तू बहुत आराम से लग रहा है, जैसे तुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। बोल। उसकी नजरें पास बैठे प्रोफेसर पर भी बुरी तरह पड़ रही थी। क्या दूसरों को दिख नहीं रहा कि सब तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं? और ये बोलने वाला इस कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल था। प्रोफेसर ने आह भरी। उससे बहस करने का मन नहीं था। वाइस प्रिंसिपल, एक्स्ट्रा परीक्षा शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। दोनों शिक्षक आपस में बहस करते रहे। मैं देखकर ही परेशान हो गया। लगता है सिर्फ लोहारी डिपार्टमेंट की हालत खराब नहीं है, बल्कि उनके ऊपर वालों से भी उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं थे। मुझे समझ आ गया कि कल प्रोफेसर ने मुझे दूसरे कॉलेज जाने की सलाह क्यों दी थी। इस कॉलेज के पानी बहुत गहरे हैं और मेरे पास जो परीक्षार्थी बैठा था वो भी बहुत भयानक लग रहा था। उसकी नजरों से
जानलेवा खतरा झलक रहा था। बस उससे एक नजर मिलते ही मुझे पता चल गया कि ये लड़का बहुत जिद्दी है, वो कमजोरों को बर्दाश्त नहीं करता, उसका स्वभाव बहुत अजीब है। लेकिन अदब से मैंने उसे नमस्ते कहा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था, उसने मुझसे कोई लिहाज नहीं किया और मुझे एक कचरा समझा। ये देखकर मैं बहुत हैरान था। मैंने उससे कुछ बुरा नहीं कहा था। अचानक उस कमरे में एक लड़की की आवाज गूंजी। ये आवाज सुनकर ही हम सब ने उधर देखा। जब वो बैठ गई तो वाइस प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, मैं सोच ही रहा था कि तू कब आएगी डिपार्टमेंट हेड। लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं वहीं सन्न रह गया। ये शख्स मुझे बहुत अच्छे से पता था। क्या सच में हम ऐसे फिर मिलेंगे? बहुत समय बाद हुआ मिलना। वो लड़की लाल बालों वाली थी, बहुत सुंदर थी और वो थी बोल्स्टा कॉलेज की प्रिंसिपल यू इन्हा। मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया, सोच भी नहीं सकता था कि ये खाने की दीवानी यहाँ आ जाएगी। वो दुनिया भर में मानी मानी एस लेवल की योद्धा थी और उसके पास हथियार खाकर खुद को मजबूत करने की अनोखी स्किल थी। और मेरे नए जन्म से पहले वो कई सालों तक मेरी रेगुलर कस्टमर रही थी। हालांकि यू इन्हा आखिरी युद्ध तक नहीं टिक पाई थी। मरने से पहले उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी कि उसे मेरे बनाए हथियार खाने पर पछतावा है। जब वो मरी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। पहले से ही कम बचे इंसानी योद्धाओं की संख्या और कम हो गई थी। उस समय यू इन्हा की लड़ने की स्किल बहुत भयानक थी। उसने मोर्चे पर कई देव राक्षसों के हमलों को रोका था। तभी मेरे विचार बाधित हुए। सामने बैठे परीक्षक ने मुझे ध्यान लगाने को कहा। अब वो परीक्षा के रूल्स समझाने वाला है। इस परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी। इन 90 मिनटों में इस हथियार को पिछली परीक्षा के विषय वाली तलवार के साथ इस्तेमाल करना होगा। फिर परीक्षक ने धीरे से अपनी मुट्ठी उठाई और उसकी हथेली से अचानक आग की लपटें निकली। इस परीक्षा में तुम्हें सिर्फ अल्केमी तकनीक का इस्तेमाल करके हथियार बनाने हैं। शिक्षक ने एक बार फिर जमीन पर रखे सामानों को देखा। उन्होंने इस कमरे में पहले से ही बहुत सारे मिनरल पत्थर रख दिए थे। हम इन सब का इस्तेमाल कर सकते थे। और एक और बात, तुम लोगों के बनाए हथियारों का इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट हेड यू इन्हा और वाइस प्रिंसिपल बालमुते करेंगे। इसलिए ऐसा हथियार बनाना जिससे तुम्हें कोई शर्म ना आए। परीक्षक के हाथ के इशारे के साथ परीक्षा शुरू हो गई। मेरे पास बैठा पीले बालों वाला लड़का मुझे नीचा दिखा रहा था, लेकिन मैंने उसे कोई अहमियत नहीं दी। इस परीक्षा में हम दोनों में से सिर्फ एक का चुनाव होगा। फिर मैंने एप्रन बांधा और अल्केमी के मिनरल पत्थर चुनने लगा। जब मैं चुन रहा था तो वो पीले बालों वाला लड़का मुझे घूर रहा था। तू केवल शुद्ध जादू को ही मटेरियल के साथ मिलने दे, इससे जादू के तत्व बेकाबू नहीं होंगे। क्या तू ये सोचता है कि बस सामान को घूरते रहने से जादू अपने आप बढ़ जाएगा? मैं उससे थोड़ा नाराज हो गया। मैं कौन सा सामान चुनूं, इससे तुझे क्या लेना? तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? पास वाला लड़का बहुत अहंकारी लग रहा था। तुझ जैसे लोगों को यहाँ आने की भी कोई शोभा नहीं देती। तभी प्रोफेसर तेजी से हांस बामते के पास आए। उसने हांस को वार्निंग दी कि वो परीक्षा से जुड़ी ना होने वाली बातें ना करे, वरना इससे तुम्हारे ओपोनेंट पर असर पड़ सकता है। प्रोफेसर की वार्निंग सुनकर हांस थोड़ा शांत हुआ, लेकिन ये नाम सुनते ही मैं सन्न रह गया। अब समझा कि मुझे ये परीक्षक उसका पिता क्यों लगा। ये उसका बेटा था। ये सब सोचकर मैं और हैरान था। मेरे चेहरे का गुस्सा देखकर वो नौजवान बहुत खुश हुआ, जैसे उसे लगा कि मैंने उसके वाइस प्रिंसिपल का बेटा होने का राज पकड़ लिया है। उसकी नजरों में एक तरफ नए छात्रों में वो था जिसका परिवार और जादू बहुत कम था, और दूसरी तरफ कोई बाम्स परिवार में पैदा हुआ था जो एक मान्यता प्राप्त अल्केमी घराना था, और उसका जादू कॉलेज के दूसरे साल के टॉप छात्रों के बराबर था। ये था हांस बामते जो अपना सामान चुन रहा था। उसे लगा कि ऐसे इंसान से मुकाबला करना तो वक्त की बर्बादी है। इस परीक्षा का रिजल्ट पहले से तय था, वही जीतेगा। बीच में बैठी यू इन्हा ने ठंडी सांस ली। सच में ये पानी के तत्व वाले जादुई गुणों वाली मटेरियल है। प्रोफेसर भी हैरान था। पानी का तत्व आग के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए इसे निकालना काफी मुश्किल होता है। क्या उसे इतना भरोसा है? वाइस प्रिंसिपल ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, वो बातें पुरानी हो गईं। आजकल की अल्केमी तकनीक बहुत बदल गई है। प्रोफेसर ने सोचा, सच में अल्केमी जगह या माहौल की मोहताज नहीं होती, लेकिन जादूगर और मिनरल के अनुसार बनाने के समय में बहुत अंतर होता है। इसलिए आज के माहौल में ऐसा करना शायद ठीक नहीं होगा। वाइस प्रिंसिपल ने प्रोफेसर से ज्यादा बहस नहीं की। बाद में वो खुद ही देख लेगा। उसका बेटा किसी भी मिनरल को 30 मिनट में मिला सकता है। अगले ही पल हांस बामते ने मिनरल मिलाना शुरू कर दिया। एक पारदर्शी जादुई गोले ने दोनों मिनरलों को हवा में कैद कर लिया। हांस की मिलान स्किल सिर्फ 30 मिनट की है। उसका लेवल नए छात्रों से बहुत ऊपर है, यहाँ तक कि दूसरे साल के छात्रों की बराबरी कर सकता है। ये सुनकर प्रोफेसर को समझ आया। उसने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी जादुई पत्थरों को प्योर कर सकता है। मटेरियल की भरमार और अल्केमी के रूल्स सब जानबूझकर बनाए गए थे, जो परीक्षा को हांस के पक्ष में कर रहे थे। प्रोफेसर ने वाइस प्रिंसिपल की तरफ देखा। सोचा, ये बूढ़ा लोमड़ी कितना चालाक है। दूसरी तरफ यू इन्हा लगातार मुझे देख रही थी। उसकी नजरों में थोड़ा सदमा था। मैंने जो सामान चुना था वो लाल और सफेद था, जो पानी का पत्थर और आग का लाल पत्थर था। बाकी दो परीक्षकों ने भी मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो थे नीला पत्थर और समुद्री रत्न, जो आग के गुण वाले थे। दोनों में जादू की अच्छी क्षमता थी, लेकिन वाइस प्रिंसिपल को नहीं पता था कि मेरी याददाश्त कैसी है। लेकिन मुझे देखकर उसे लगा कि मैं बहुत घमंडी हूँ, जिससे वो बहुत नाराज था। अगर कोई घमंडी हो सकता है तो सिर्फ उसका बेटा। मेरी हरकतों ने हांस बामते का भी ध्यान खींचा। उसकी नजरों में मैंने जानबूझकर उससे उल्टे मिनरल चुने थे। वो मुझे मन ही मन बेवकूफ कह रहा था। तू जितनी जादू रखता है, उससे आग के लाल पत्थर को संभालना तेरे बस की बात नहीं है। ये देखकर हांस बामते के मन में बड़ी राहत थी। लगता है ये सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बल्कि बेहद अहंकारी भी है। इस मैच को जीतना मेरे ख्याल से भी ज्यादा आसान है। लेकिन देखते ही देखते उसकी
आंखें फैल गईं। उस समय मैंने बंधन छाप स्किल का इस्तेमाल किया। बंधन छाप, आग का जुड़ाव एक्टिव हो रहा है। मैं अपने शरीर पर बंधन पत्थर पहन सकता हूँ और उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी पहनने लायक जगह है, बाईं बांह और दाईं बांह। धीरे धीरे मेरी मुट्ठी पर आग की लपटें बाहर की तरफ बढ़ने लगी। ये मेरी दाईं बांह के लिए आग का जुड़ाव लोहा तैयार हो रहा था। अगले ही पल मेरी बांह पर एक छोटी सी लपट दिखी और फिर ये लपट और तेज होती गई, जिसने मेरी आधी बांह को लपेट लिया। वो दूसरी पीढ़ी का लड़का मुझे इतना ताकतवर देखकर बहुत नाराज हुआ और खुद को ढांढस बंधाया कि ये सब बेमतलब के दिखावे हैं। मैंने अपनी हथेली थोड़ी घुमाई। आग की ताकत पूरी तरह मेरी मर्जी के मुताबिक चल रही थी। मैंने अपना हाथ पसारा। मेरे द्वारा चुने गए बेहतरीन मिनरल सारे हवा में तैरने लगे और आग की लपटों से तपने लगे। सब कुछ मेरी उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल सही चल रहा था। ऐसे में जल्द ही मैं वो हथियार बना लूंगा। और ये सब सामने बैठे परीक्षकों की नजरों में आ रहा था। प्रिंसिपल थोड़ा हैरान हुआ। क्या ये एक ही गुण वाले मिनरलों को उनके साथ गूंजने की कोशिश कर रहा है? ये सच में बेवकूफी है। गुण वाले मिनरलों को सिर्फ शुद्ध जादू के साथ ही गूंजना चाहिए। अगर मेरी तरह जबरदस्ती करोगे तो आखिर में गुण वाला जादू पूरी तरह बेकाबू हो जाएगा। वो मन ही मन हंस रहा था। अपनी हंसी को मुश्किल से रोक पा रहा था। वो बेवकूफ वाकई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। लेकिन जैसी उसने उम्मीद नहीं की थी, मैंने न सिर्फ जादू को बेकाबू होने दिया बल्कि वो और बढ़ता गया। इस पत्थर से एक जबरदस्त शक्ति अचानक फूट पड़ी और पूरे कमरे में फैल गई। उसी पल प्रोफेसर और यूइनहा उस शक्ति के सामने अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल की निगाहें मुझ पर टिकी थीं और उनमें अविश्वास भरा था। मेरे सामने 4-5 लपटें दिखाई दे रही थीं और इन्हीं लपटों के नीचे एक चमचमाती लंबी तलवार की म्यान थी। मैंने राहत की सांस ली। आखिरकार मैं ये काम पूरा करने में कामयाब हो गया। मेरे लिए इस तरह की छोटी चीजें बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस मुझ में जादू की कमी है, इसलिए करने में थोड़ी मेहनत लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर हवा में तैरती म्यान को पकड़ लिया और साथ ही सिस्टम से नोटिफिकेशन भी मिली। कांग्रेचुलेशंस, आपने आग की परत वाली म्यान का निर्माण पूरा कर लिया है। लेवल एक्स्ट्रा डेली। ये दृश्य देखकर प्रोफेसर और यूइनहा पूरी तरह हैरान थे। यहाँ तक कि पहले मुझे नीचा दिखाने वाले प्रिंसिपल की आंखों में भी अविश्वास था। उसे लगा कि शायद वो खुद भी ऐसा नहीं कर सकता। ये देख सभी परीक्षक हैरान थे, क्योंकि मेरी इस म्यान की क्वालिटी एक्स्ट्रा डेली थी और उस पर आग की परत लगाने का असर भी था। पास ही में हांस बाम्ते ने भी अपना काम रोक दिया था। उसने नहीं सोचा था कि मैं उससे भी तेजी से मिलान कर लूंगा। उसे लगना बहुत मुश्किल था। आमतौर पर गुण वाले जादू का इस्तेमाल करने से वो बेकाबू हो जाना चाहिए था। तो क्या अब तक मैं गलत था? उसी समय उसके द्वारा मिलाई जा रही मटेरियल में एक प्रॉब्लम आ गई, जिससे हांस बाम्ते थोड़ा बेचैन हो गया। उसके पिता सामने से चिल्लाए, जल्दी रोक, अगर तूने उस जादुई पत्थर में तत्व जादू भर दिया तो वो फट सकता है। फौरन हांस बाम्ते के सामने का जादुई गोला बुरी तरह हिलने लगा और अगले ही पल एक गैस जोर से उसके चेहरे पर लगी। उसका जादुई गोला बहुत तेजी से टूटने लगा। धमाके के साथ हांस बाम्ते की ढलाई पूरी तरह बेकाबू हो गई। कुछ ही समय बीता, हांस बाम्ते के जादुई पत्थर की मटेरियल बिखर गई। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। इस बार परीक्षा देने आया था और सब कुछ बिगाड़ बैठा। आमतौर पर एवेल्युएशन के बाद हम दोनों में से एक को बेस्ट कैंडिडेट चुन लिया जाता, लेकिन प्रोफेसर की परेशानी ये थी कि दूसरे व्यक्ति ने कोई सामान नहीं बनाया था, बल्कि दूसरे परीक्षार्थी के कारण उसकी ढलाई फेल हो गई थी। प्रोफेसर की आंखों में भी दुख था। छोटा पीले बालों वाला लड़का अपने आंसू न गिरने देने के लिए सिर झुकाए रो रहा था। उसका मन बहुत व्याकुल था। इतनी तैयारी की थी, सब बेकार हो गया। उसके हाथ से खून बह रहा था। उसने सोचा नहीं था कि वो एक ही कदम में हार जाएगा। लेकिन तभी प्रिंसिपल ने एक चाल सोची। उसने अपने कपड़े सीधे किए। चूंकि परीक्षा के दौरान एक छात्र घायल हो गया है, इसलिए बेहतर होगा कि ये परीक्षा रद्द कर दी जाए और किसी दूसरे दिन फिर से ली जाए। हालांकि प्रोफेसर सहमत नहीं हुआ। हम ऐसे शुरू हुई परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते। आखिरकार ये सब हांस की लापरवाही की वजह से हुआ, है ना? प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं शर्माया। लगता है किम प्रोफेसर परीक्षा के नतीजे को छात्र से ज्यादा अहमियत देते हैं, है ना? किम प्रोफेसर का पद प्रिंसिपल से छोटा था, इसलिए उसने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। प्रिंसिपल ने फिर कहा, पहली बात, अभी शैक्षणिक जगत में सबसे तेज गूंज का समय 5 मिनट है और इस व्यक्ति ने 6 मिनट में अपने चुने हुए सामान को मिला लिया। उसे लगा कि मैं एक नए भर्ती छात्र के लिए ऐसा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जादू एक्टिव करते ही गूंज पूरी करना, ये बात किसी को भी यकीन नहीं दिला सकती। अल्केमी तकनीक असल में एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब साधारण ढलाई से काम नहीं बनता। तब जादू का इस्तेमाल करके हथियार बनाया जाता है। तो अल्केमी का टारगेट पारंपरिक तरीकों की तरह मिनरलों को खत्म करना या लोहार की जान डालना नहीं है, बल्कि मिनरल के मूल सोर्स तक पहुंचना और मिनरल की अपनी जीवन शक्ति को बाहर निकालना है। यही अल्केमी का सार है। यही मैंने अभी किया था और यही लोहारी की दुनिया में कई कोशिशों के बाद आखिरकार मिलने वाला आंसर है। ये तरीका इतना आसान है कि कुछ सालों में यही स्टैंडर्ड बन जाएगा, इसलिए इसे कोई बड़ा रहस्य मानने की जरूरत नहीं है। एक बूढ़े इंसान के सामने जो शुरू से मुझे दबाना चाहता था, मुझे उसे इतना समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने कहा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। मेरी बात सुनकर प्रिंसिपल जोर से हंसा। लगता है तूने सच में चीटिंग का सहारा लिया है। एक नया छात्र जिसका कोई ठीक ठाक पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, वो दुर्लभ हथियार बना रहा है। चीटिंग की भी कोई हद होती है। ये बात मुझे बहुत गुस्सा दिला रही थी। तुम हो कौन? तभी यूइनहा अचानक खड़ी हो गई। उसने कहा, वो सही कह रहा है, ये बहुत बेतुका
चुका है, कोई उसका सपोर्ट कर रहा है। ये सुनकर प्रिंसिपल और भी मग्न हो गया। लगता है तुम भी समझ गई हो डिपार्टमेंट हेड, ये बहुत बेतुका है। चलो चीटिंग के आधार पर ली शिसून की उम्मीदवारी रद्द करते हैं और परीक्षा दोबारा लेते हैं। लेकिन यू इन्हा ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो उसके पास से सीधे निकल गई। वो मेरी बनाई हुई म्यान के पास आई और धीरे से उसे छुआ। जैसे ही उसने मेरी म्यान को छुआ, उसे एक अलग ही एहसास हुआ। यू इन्हा को ये बहुत बेतुका लगा। ऐसी बात कभी सामने नहीं आई थी, जिसका मतलब है कि मैं ही वो अनोखा इंसान हूँ जिसने ऐसा किया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके मुंह से लार टपक रही थी। यू इन्हा ने मेरी तरफ उंगली करके कहा, छात्र ली शिसून, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो मेरी इस म्यान को एक बार खाना चाहती थी। अगर ये मांग बहुत बढ़िया है तो क्या मैं इसे चाट सकता हूँ? प्रिंसिपल पूरी तरह हैरान था। इसका क्या मतलब हुआ? पास के किम प्रोफेसर भी कुछ नहीं समझे। क्या यू इन्हा को ऐसी कोई आदत है? कमरे में हल्की सी शर्मिंदगी वाली हवा चली। जब मैं परीक्षा स्थल से बाहर निकला तो शाम हो चुकी थी। इस परीक्षा का कोई निश्चित जवाब नहीं मिला था, बल्कि मुझे घर जाकर इंतजार करने को कहा गया था। अच्छी बात यह रही कि पूरी प्रोसेस बहुत आसान रही। मैंने बहुत ही आसानी से एक एक्स्ट्रा डेली हथियार बना दिया। जैसा मैंने सोचा था, हथियार की पूरी बनावट बुरी नहीं थी, लेकिन बारीकियों में थोड़ी कमी थी। हालांकि प्रिंसिपल को गुस्से से कांपते देखना मेरे लिए बहुत अच्छा था। उस वक्त परीक्षा कक्ष में जाते ही मुझे लगा था कि वो आदमी मेरे साथ बहुत बुरा करेगा। आखिरकार मैंने उसे मात दे ही दी। तभी अचानक मुझे याद आया कि ये बामते नाम इतना परिचित क्यों लग रहा था। ये नाम याद करने के लिए मैं अपने बाल नोचता रहा। फिर मुझे याद आया, ये पिछले जन्म की बात है। ब्लास्ट डॉग ने मुझसे ये नाम लिया था। उस समय बाबेल टॉवर में उस बदमाश ने उससे बहुत काम करवाया था और उसके हथियार को बहुत कम दामों में खरीद लिया था। और फिर अचानक उनमें धमाका हो गया था, जिससे ब्लास्ट डॉग पर जादू का उल्टा असर हुआ और उसकी वह हालत हो गई। अगर वो बदमाश ना होता तो मुझे भी अपना कुछ हिस्सा बदलवाने की जरूरत ना पड़ती। उस समय मुझे ब्लास्ट डॉग पर बहुत दुख हुआ था। तभी मैं रुका। तब मुझे एहसास हुआ कि जिस लोहार ने ब्लास्ट डॉग को जीवन भर के लिए डिसेबल कर दिया था, उसका नाम बामते था, यानी हांस बामते ही वो लोहार था। ये सच में बहुत चालाक और कपटी इंसान था। इस जन्म में मेरा पहला लक्ष्य जल्द से जल्द तीनों कुत्तों से कांटेक्ट करना और उन्हें सही रास्ते पर लाना है। ऐसे में उनमें से एक कुत्ते की चिंता अब नहीं रहेगी। बस मैं हांस बामते पर कंट्रोल रख सकता हूँ और उसे गलत काम न करने दूं तो ब्लास्ट डॉग के पास आपा खोने का कोई कारण नहीं होगा। अब बस मुझे नोटिफिकेशन का इंतजार करना है। उसी समय बोल्स्टा कॉलेज के असेंबली हॉल में वहां बैठे सबके चेहरे बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि प्रिंसिपल ने एक फैसला सुना दिया था कि ली शिसून को बोल्स्टा कॉलेज का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाया जाएगा। ये देखकर सबकी नजरों में यू इन्हा को लगा कि ये बहुत बेमतलब है, लेकिन इस कॉलेज में वो ही सबसे बड़ा था। उसकी बात ही सबसे ऊपर थी। भले ही कोई विरोध करे, लेकिन वो उसके फैसले को नहीं बदल सकता था। आखिर लियो इन्हे ने हाल ही में डिपार्टमेंट हेड की पोस्ट संभाली थी। ऐसे में ये फैसला थोड़ा ठीक नहीं था। ये बात सुनकर लियो इन्हे भी समझ गया। लगता है ये वाइस प्रिंसिपल उसकी कुर्सी के लिए हमेशा बेचैन रहता है। वाइस प्रिंसिपल की ये बात सुनकर सबके बीच हलचल मच गई। हाँ, हम समझते हैं कि उसका वेपन कमाल का है, लेकिन शायद थोड़ी और बारीकी से जांच कर लेना बेहतर होगा। प्रोफेसर जिन ने सबको समझाते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने स्टूडेंट ली शिक्सुन का फायर ब्रिज नहीं देखा है। उसकी कारीगरी में शायद थोड़ी कमी हो, लेकिन अगर आप मैजिक इस्तेमाल करने के उसके तरीके और 5 कलर फ्लेम ब्लेड के साथ उसके तालमेल को देखें तो वो लगभग परफेक्ट है। एक और प्रोफेसर ने विरोध किया। मुझे यकीन नहीं है, वो वाकई में हैरान करने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस लेवल तक पहुंच सकता है। लियो इन्हे ने सबकी बात काटते हुए कहा, इस बार उसने जो वेपन बनाया है उसकी क्वालिटी शायद तय लक्ष्य का सिर्फ 60% या उससे भी कम है, और यही कमी इसे इतना रोमांचक बनाती है। फिर लियो इन्हे ने एक और फैसला सुनाया, अगर सब लोग ली शिक्सुन स्टूडेंट का कॉलेज टॉप परफॉर्मेंस देखने के बाद भी मेरे फैसले को कबूल नहीं करते तो मैं खुद कॉलेज के प्रिंसिपल की कुर्सी छोड़ दूंगा। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। किसी ने नहीं सोचा था कि प्रिंसिपल लियो इन्हे ऐसा फैसला लेंगे। 54 साल पहले इंसानों के एवोल्यूशन के लिए स्वर्ग से हीरो टावर उतारा गया था। जैसे ही ये हुआ, वैसे ही अथाह गहराइयों से सारी जिंदगी को खत्म करने वाली शैतानों की फौज निकल पड़ी। नए मौकों के साथ एक बड़ी आफत आई और बाबेल की मीनार उसी समय इस लहर में पैदा हुई। प्रशांत महासागर के बीचों बीच दुनिया की सबसे बड़ी बर्फीली छोटी उभरी। बाबेल की मीनार से अनगिनत हीरो पैदा हुए, जिनमें ताजपोशी करने वाला सम्राट लुडविग शूबर्ट भी शामिल है, और आप सब भी उनमें से एक बन सकते हो। बूढ़े शख्स ने सभी नए स्टूडेंट से कहा, तुम बस आगे बढ़ते रहो, यही तुम हीरोज का कर्तव्य है जो बाबेल की मीनार पर चढ़ते हो। मैं मन में हंसा। इनका कर्तव्य मीनार चढ़ना नहीं है, बल्कि भविष्य में शैतानों की फौज से लड़ना है। लेकिन ये सामने वाला स्वर्गारोही सम्राट लुडविग एक अच्छा इंसान है। हालांकि असल जिंदगी में ये इतना फ्रेंडली नहीं है, लेकिन इसका दिल बुरा नहीं है। तभी मेजबान ने माइक संभालते हुए कहा, अब हम इस साल के टॉप नए स्टूडेंट्स का प्रदर्शन देखेंगे। उसके ये शब्द कहते ही सारे होनहार स्टूडेंट धीरे धीरे मंच पर आ गए। मैं सोचता रहा, पिछली जिंदगी में इतने सारे लोग कॉलेज में थोड़ा सा अच्छा करते ही दिखावा क्यों करते थे। पता नहीं था कि आज मैं भी इस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा। अब हम 3 लोग मैदान में थे और हमें इस फंक्शन में अपना प्रदर्शन देना था। जब मैंने रोबोट को बाहर निकालते देखा तो मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि कॉलेज वाले भी दिखावा करना पसंद करते हैं। मेजबान ने इशारा करते हुए कहा, आज के डेमो में इस्तेमाल होने वाला प्रॉप सबसे नया बनाया गया है, और ये जो रोबोट है ये कठपुतली फैक्ट्री का बनाया ऑटोमेटेड मॉडल 9 है, जिसका नाम है ग्रेम। ये इतना
इतना ताकतवर है कि ये सी क्लास हीरो से बराबरी की टक्कर ले सकता है। ये एक लड़ाकू ऑटोमेटन है जिसमें कोई खास हथियार नहीं है, ये केवल करीब से लड़ने वाला है। मेजबान की आवाज में जोश था। सबसे पहले मंच पर आते हैं कॉम्बैट डिपार्टमेंट के जीनियस। हम देखेंगे अल्करकुफ कॉलेज के टॉप स्टूडेंट जैक मायर्स की लड़ाई। ये तो एकदम जुझारू इंसान है। मायर्स ने लड़ाई की मुद्रा बना ली। आज इसे अपना शानदार प्रदर्शन करना ही था। रोबोट की आंखों में लाल रोशनी चमकी। मेजबान का हाथ गिरा और जैक मायर्स को अपना प्रदर्शन शुरू करने का इशारा मिल गया। अगले ही पल रोबोट के पांव चल पड़े। इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। बस एक पल में ये मायर्स के सामने आ खड़ा हुआ। रोबोट ने एक मुक्का जोर से मारा। हवा में सीटी जैसी आवाज आ रही थी। रोबोट चाहे कैसा भी हमला करता, मायर्स आसानी से बच निकलता। मायर्स की रफ्तार बहुत तेज थी। रोबोट का आखिरी वार करने के बाद मायर्स वहां से गायब हो गया। जब वो दोबारा दिखा तो वो रोबोट से 10 से 15 मीटर दूर था। उसने रोबोट की हमले की रफ्तार और ताकत का अंदाजा लगा लिया था। अब उसकी पलटवार करने की बारी थी। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा, जोर से चिल्लाया और अपनी दाहिनी मुट्ठी में पूरी ताकत लगा दी। इस मुक्के में मेरी 15 सालों की मेहनत है। देखते हो तुम इसे झेल पाते हो या नहीं। धमाके के साथ मायर्स का मुक्का रोबोट पर जोर से लगा। मैदान में बैठे सब लोग हैरान रह गए। इस मुक्के की ताकत बहुत जबरदस्त थी। उसकी एक ही मुक्के ने रोबोट का कवच तोड़कर बिखेर दिया। मैं बहुत हैरान हुआ। ये क्या हो रहा है। मुझे साफ याद है कि ये 20-22 साल की उम्र में ही मर गया था। एक क्लास हीरो था, लेकिन इस क्लास में ये इतना बड़ा जीनियस था जैसा बाबेल की मीनार में 10 साल में कोई एक आता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये पिछली जिंदगी में किसी खास लेवल पर क्यों अटक गया था। मायर्स बुरी तरह मुस्कुराया। तुम्हारा ये रोबोट तो बस नाम मात्र का है। एक ही मुक्के में उसने पूरे रोबोट को तोड़फोड़ कर रख दिया। एक जोर की आवाज। ये प्रदर्शन देखकर सब हैरान रह गए। उसने पल भर में ही सी क्लास हीरो से बराबरी करने वाले रोबोट को पूरी तरह काबू में कर लिया। मायर्स ने सबकी तरफ हाथ हिलाया। ये तो मेरे बेसिक स्टेप्स हैं। असली कारण तो ये है कि सी क्लास रोबोट बहुत कमजोर था। उसने शुरू से ही पूरे मंच पर अपना जलवा बिखेर दिया। उसकी ताकत बहुत जबरदस्त थी। अब अगला प्रदर्शन करने वाले पर दबाव होगा। तभी एक शख्सियत मेरी आंखों के सामने से गुजरी। उसे देखते ही मैं समझ गया कि किसी दबाव की बात ही नहीं है। ये U2 का टॉप स्टूडेंट है, इनो एरिका। जापान के 3 बड़े घरानों में से एक। इनो परिवार की सबसे बड़ी बेटी। ये पूरा टॉवर पार नहीं कर पाई, लेकिन अपने मिथ लेवल वेपन की बदौलत ये S क्लास हीरो के तौर पर मशहूर हुई। भले ही आखिर में ये शैतानों की साथी बन गई। मैं जानता हूँ कि इसका फ्यूचर शैतानी ताकत से ग्रसित होने वाला है। बहुत करीब आने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी मैं इसे अपने ग्रुप में लाना चाहता हूँ। तभी एरिका ने घूमकर मुझे एक नजर देखा। ये मेरे लिए चौंकाने वाला था। अचानक ये मुझे क्यों देख रही है। मेरा इससे अभी कोई मेल जोल भी नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद जब कोई वजह नहीं सूझी तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया। बेहतर होगा कि मैं इसका प्रदर्शन देखूं। इस डेमो में रोबोट को बेसिक मॉडल 9 का आर्मर लगाया गया है, जिससे इसकी रक्षा क्षमता स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। मेजबान ने ऊंची आवाज में कहा, आज स्टूडेंट इनो हमें कैसा प्रदर्शन दिखाएगी। हम सब बेसब्री से देखेंगे। थोड़ी देर में इनाओ ने धीरे से अपना पिंजरा उठाया, जिसमें नीली आंखों वाला एक कौवा था। हैरानी की बात यह थी कि इस कौवे की नजरें बिल्कुल एरिका जैसी थीं। एरिका ने अपनी ताकत दिखाते हुए कुआ कहा। पिंजरे का कौवा तेजी से रोबोट की तरफ उड़ा, लेकिन रोबोट के पास पहुंचते ही वो ऊपर की तरफ चला गया। इसलिए रोबोट सिर्फ कौवे पर ही हमला कर सकता था, एरिका पर नहीं। उसने रक्षा की मुद्रा बनाते हुए हाथ उठाया। रोबोट ने रक्षा करने की मुद्रा ले ली। उसे भेदना मुश्किल होगा, ये तो बचाव के लिए ही बनाया गया है। एरिका ने हल्की सांस ली। उसके इस क्रिया के बाद कौवे की आंखों में नीली रोशनी चमक उठी। फिर कौवे ने अपने पंख फैलाए और एक सेनापति की तरह तेजी से नीचे की तरफ हमला किया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो धुंधला सा दिख रहा था। हर वार के बाद कौवा फिर से ऊपर उड़ता और बार बार हमला करता। एरिका जैसे कुछ कर ही नहीं रही थी या जैसे बहुत कुछ कर रही थी। वो बस अपनी जगह खड़ी रही। 5 सेकंड तेजी से बीत गए। मैं मैदान में हो रहा सब देखकर हैरान था। वो रोबोट का एक हिस्सा टूट चुका था और वो भी सबसे नाजुक जगह। उसकी मजबूत रक्षा कौवे के लिए बिल्कुल मामूली साबित हुई। रोबोट जोर से गिरकर घुटनों के बल बैठ गया। तब जाकर एरिका ने कौवे को वापस बुलाया। वो कौवा रोबोट रूप से सामान्य रूप में बदल चुका था। मैदान में सब दीवाने हो गए। ये बहुत हैरान करने वाला था। उसने महज एक ही चाल में तगड़े ऑटोमेटन रोबोट को छेद दिया। ये देखकर मुझे भी पसीना आ गया। बस अपने हथियार का दिखावा करके चलता बनेगा तो मेरा तो यूं ही कट जाएगा। इसलिए अब मुझे भी अपनी असली ताकत दिखानी होगी। और आखिर में मंच पर आता है टेक्नोलॉजी कॉलेज बोरकसिपा का टॉप स्टूडेंट ली शिक्सुन। मेरे मंच पर आते ही ऊपर बैठे शूबर्ट ने धीरे से सांस ली। इस साल के नए टॉप स्टूडेंट्स वाकई कमाल के हैं। फॉर्जिंग डिपार्टमेंट से काफी समय से कोई कॉलेज टॉप स्टूडेंट नहीं बना था। उम्मीद है इससे उस पर कोई ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। शूबर्ट के साथ लियो इन्हें बैठा था, जो इस बार डेमो का सुपरवाइजर था। उसे पूरा भरोसा था कि मैं सफल होऊंगा, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। मैंने धीरे से अपनी तलवार निकाली। अब मेरे परफॉर्मेंस का समय था। मेरे टेस्ट में क्रमशः एक लंबी तलवार और उसकी म्यान बनाना शामिल था। दोनों की काबिलियत सबके सामने थी। सबको थोड़ा अचरज हुआ। ये तो रेयर दर्जे का है। फॉर्जिंग डिपार्टमेंट ऐसा कब से करने लगा? अगर कोई नया स्टूडेंट रेयर क्वालिटी का हथियार बना ले, ये बहुत पागलपन भरी बात है। प्रिंसिपल ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, लगता है भगवान मेरे साथ है। इसी रफ्तार से बोरकसिपा कॉलेज का प्रिंसिपल पद उसी का होगा। उसने ऊपर बैठे लियो एनहे की तरफ देखते हुए सोचा, तुम बस अपना सामान बांधो और चले जाओ। चुपचाप मेरे लिए ये जगह खाली कर दो। परफॉर्मेंस स्टेज पर मैंने
मैंने मेजबान से कहा कि मुझे नंबर 8 मॉडल दो और उसमें 2 लेयर के कवच और लगा दो, क्योंकि तभी मैं अपने हाई लेवल को पूरी तरह दिखा सकता हूँ। मेजबान पूरी तरह घबरा गया। क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? नंबर 8 मॉडल कुछ हद तक बी क्लास हीरो के हमले भी झेल सकता है और तुम उस पर और कवच चढ़ाना चाहते हो? ये उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए उसने मुझसे कहा कि पहले नंबर 10 मॉडल इस्तेमाल कर लो, क्योंकि तुमने अचानक ऐसी मांग कर दी है जिसे पूरा करना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन तभी पीछे से प्रोफेसर जिन की आवाज आई। मैं आ गया। वो पहले से कवच लगा रोबोट लेकर आया था। ये रोबोट पिछले दोनों रोबोटों के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस था। ऐसे में अफरा तफरी मच सकती थी। मुझे भी हैरानी हुई कि प्रोफेसर जिन ने मेरे लिए पहले से ही रोबोट तैयार कर रखा था, लगता है वो मुझे अच्छे से समझते हैं। प्रोफेसर जिन ने अपने हाथ बांधते हुए मुझे देखा। तुम जाकर जमकर टहलका मचाओ। और मैंने उसकी आंखों में यही मतलब पढ़ा। मेजबान ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब सारा सामान ही आ गया तो जैसी उनकी मर्जी। उसे तो बस खेल शुरू करने का ऐलान करना था। खेल शुरू होते ही लियो एनहे ने आंखें नहीं हटाई। वो देखना चाहता था कि मैं कैसा प्रदर्शन करता हूँ। वो चाहता था कि मैं जमकर कोहराम मचाऊं। मेरी नजर बहुत तेज थी। मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरने वाला था। फिर मैंने धीरे से अपनी लंबी तलवार खींची और एक बट्टो जुत्सु की मुद्रा बनाई। जैसे ही मैंने तलवार निकाली, म्यान से 5 रंगों की आग की लपटें निकलने लगी। उधर रोबोट रक्षात्मक मुद्रा में आ चुका था। मायर जोर से चिल्लाया, ये तो बहुत क्रेजी है, देखते हैं ये क्या करता है। लेकिन पहले मुझसे हारा हुआ वो पीले बालों वाला लड़का बेहद नफरत से बोला, बस एक दिखावटी आतिशबाजी है, इसमें अच्छा क्या है? उसकी नजर में मैं तो बस एक बेहद कमजोर मैजिकल पावर वाला बच्चा हूँ। 5 रंगों की आग वाली तलवार में एक दूसरे से टकराने की प्रवृत्ति होती है, जिससे धमाका हो सकता है। और अगर इस्तेमाल करने वाले में जबरदस्त मैजिकल पावर को काबू करने की कंट्रोलिंग स्किल ना हो तो वो खुद भी घायल हो सकता है। आग और म्यान के गुणों को मिलाकर मैंने आग को अंदर ही अंदर फाड़ दिया। इसलिए मैंने फ्लेम क्राफ्ट्समैन का इस्तेमाल करते हुए फीहोंग की आग को उसके अंदरूनी हिस्से में भर दिया, ताकि पहले वाली समस्या पैदा ना हो। अब मेरी तैयारी पूरी हो चुकी थी। दूसरी तरफ रोबोट ने अपना बचाव पहले ही तैयार कर लिया था और मेरे हमले का इंतजार कर रहा था। अगले ही पल मैंने अपनी म्यान में बंद वाइल्ड फायर को बाहर निकाला, अपनी सारी म्याना झोंक दी। आग और म्यान के कॉम्बो स्किल वाइल्ड फायर ने अंदर जमा कंप्रेस्ड म्याना को धमाका कर दिया। अगर इस हालत में वाइल्ड फायर चालू हो जाए तो जबरदस्ती दबाई गई 5 रंगों की आग के टुकड़े एक साथ पूरी तरह धमाका कर देंगे। प्रोफेसर्स के बीच बैठे सब लोग हैरान थे। ये तो कोई स्टूडेंट दिखाने वाली ताकत नहीं थी। मेजबान को भी लगा कि हवा में कुछ बुरा होने वाला है। ये हंगामा बहुत बड़ा था। वो तलवार चलाने के बाद मैं धीरे धीरे सामने बढ़ा। एक चक्करदार हरकत से तलवार को वापस म्यान में डाल लिया। ये ताकत देखकर मेरे चेहरे से भी पसीना बहने लगी। मैंने गलती से अरीना में एक बहुत गहरी खाई बना दी। ये देखकर मेजबान भी सन्न रह गया। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था और काम करने वाली टास्क फोर्स को तुरंत सेंट्रल हॉल में जाकर जमीन ठीक करने भेज दिया गया। इस तरह कॉलेज टॉप के मिड टर्म असेसमेंट का काम पूरा हुआ। 10 मिनट बाद कॉरिडोर में ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज गूंज रही थी और मैं सोफे पर बैठा लियो एनहे का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में लियो एनहे अंदर आया। माफ करना, तुम्हें इंतजार करवाया। मैं अरीना साफ करने में मदद कर रहा था। ये सुनकर मुझे शर्मिंदगी हुई। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। सेंट्रल हॉल में खाई बनाने वाला मैं ही था। मुझे थोड़ा काबू रखना चाहिए था, लेकिन गलती से बहुत ज्यादा हो गया। लियो एनहे थोड़ा चौंका। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें डांटने नहीं आया हूँ। तब मुझे समझ आया कि ये मुझे डांटने नहीं आया है। लियो एनहे तुरंत बोला, तुम गलत समझे, मैंने तुम्हें किसी और वजह से बुलाया है। अचानक उसके पेट से भूख की आवाज आई। दरअसल मैं उसकी एबिलिटी जानता था, लेकिन अभी मैं ये बात नहीं बता सकता था, क्योंकि उसने किसी को ये नहीं बताया था। वो शायद मेरे हथियार को खाना चाहता था। लियो एनहे ने खांसते हुए कहा, हालांकि मैं तुम्हारे हथियार को मार्केट प्राइस से 10 गुना ज्यादा पैसे देकर खरीदूंगा। वो मेरे 5 कलर फ्लेम ब्लेड और फ्लेम पिस्टल को खरीदना चाहता था, लेकिन मुझे माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि मैं ये हथियार किसी को भी बेचना नहीं चाहता था। ठीक उसी वक्त सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिया, आपने लक्ष्य लियो एनहे से कनेक्शन स्थापित कर लिया है। फिर लियो एनहे ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसके और मेरे बीच एक बॉन्ड बन गया। लेवल 1, तुम्हारे हथियार का कॉम्बो वाकई कमाल का है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बेच दो, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये हो जाएगा। पिछली जिंदगी में जब मैं लौटा था, ये वो समय था जब उसने मेरे कई हथियार निगल लिए थे। लेकिन जैसा भी हो, अब ये एक बिल्कुल सही मौका था। अगले ही पल मैंने बॉन्ड एक्सट्रैक्शन की क्रिया शुरू कर दी। हमारे हाथों से नीली रोशनी फैलने लगी और सिस्टम ने बताया, लक्ष्य लियो एनहे से बॉन्ड निकाल लिया गया है। सिस्टम ने कहा, ग्रीड आयरन प्राप्त हुआ, क्वालिटी टॉप है। ये एक ऐसी धातु है जो लोहे को खाकर गर्मी पैदा करती है। ये अपने कांटेक्ट में आने वाले किसी भी लोहे को जंग लगाकर उसे पिघला लेती है और अपने अंदर समा लेती है। मेरी हथेली पर एक काला लाल कांटेदार गोला दिखाई दिया। मुझे अब एक बात समझ में आई। जब लियो एनहे ने ये सुना कि मुझे कुछ समझ आया है, तो उसके चेहरे पर खुशी छा गई। तो फिर कोई दाम बोलो, मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा था। ठीक उसी वक्त दरवाजे के बाहर एक आदमी की आवाज आई। वो आदमी प्रोफेसर जिन था। उसने कहा कि प्रिंसिपल का अवार्ड समारोह शुरू होने वाला है। उसने मुझसे कहा कि मैं तुरंत उसके साथ चलूं। लियो एनहे के चेहरे पर उदासी छा गई। तो तुम पहले उसके साथ जाओ। जाते समय मैंने उससे कहा, बाद में मिलते हैं। हम लोगों के जाने के बाद लियो एनहे के पेट से लगातार आवाजें आती रहीं। उसे काफी दिनों से अच्छे हथियार नहीं मिले थे। उधर बाबेल कॉलेज के सेंटर ऑरोमेन बिल्डिंग बॉल्डुक एस्टेट में मैं प्रोफेसर जिनके साथ ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। उसने कहा कि प्रिंसिपल के सामने मुझे अपनी बोलचाल पर बहुत ध्यान
ध्यान देना चाहिए। उसने तुम्हारे डेमो के दौरान हुए नुकसान को नजरअंदाज करने की उदारता दिखाई है और वो हम सबसे बिल्कुल अलग लेवल का इंसान है। उसे किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहिए। मैंने प्रोफेसर जिन से कहा कि वो चिंता न करें, मैं लोगों से निपटना अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ ही देर में मैं प्रिंसिपल से मिला। उसने जानबूझकर पूछा, तुम ही स्टूडेंट के लिए शिक्षुन हो। ये प्रिंसिपल वाकई में इंसानों का हीरो था, सचमुच का हीरो। मेरे लौटने से पहले ये अकेले ही छठे दैत्य के साथ मर गया था। इसके अलावा इसकी एक और पहचान थी, ये पूरा टॉवर पार करने वाला था। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, आज तुमने डेमो में जो भी हथियार दिखाए वो सब मोहित करने वाले थे। बिल्कुल फ्लॉलेस तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन इसने मुझे फ्यूचर में और भी उम्मीदें जगाई हैं। मैंने फ्लॉलेस शब्द को बारीकी से सुना, मैं पहले से ही तैयार था, लेकिन फिर भी मैं 5 कलर फ्लेम ब्लेड और फायरफ्लाई शीट को भट्टी में डालना चाहता था। और मेरी प्रतिभा और मेहनत को कॉलेज के हायर अप्स ने सराहा। प्रिंसिपल मुझे 2 इनाम देने वाला था। इनाम सुनकर मेरे मन में जोश पैदा हो गया और ये दोनों इनाम मैं अपनी मर्जी से मांग सकता था। इसलिए मैंने वो चीजें मांगी जो मेरी मैजिकल पावर और मेमोरी को बढ़ा सके। प्रिंसिपल ने ये शर्त फौरन मान ली। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और फिर नीचे कर दिया। हाथ नीचे करते ही हवा में एक सुनहरा दरवाजा दिखाई दिया और दरवाजे के बाहर एक सुनहरा रून दिखा। उस रून में से 2 बेशकीमती चीजें निकल कर गिरी। एक था ग्रास्प, जिसमें अंधेरे के अलावा बाकी सब कुछ निगल जाने का गुण था, और दूसरा था ड्रीम टस्क, जिसमें हकीकत और सपने की दुनिया की सीमा पार करने वाली शानदार ड्रीम मैजिक समाई थी। मुझे ये थोड़ा अविश्वसनीय लगा। ग्रास्प कुछ रेयर जरूर है, लेकिन ड्रीम टस्क और भी मुश्किल से मिलता है। ये दोनों बहुत ही अनमोल रत्न थे। वो तुरंत मेरे काबू में नहीं आएंगे, लेकिन मैं पहले से ही देख सकता था कि मैं उनका इस्तेमाल कहाँ करूंगा। प्रिंसिपल हल्के से मुस्कुराया और फिर मैं वहां से चला गया। प्रिंसिपल दूसरी मंजिल पर बैठा मेरी तरफ देख रहा था। तभी वो रून जो पहले दिखा था बोल उठा, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उस बच्चे को 2 इनाम दिए और वो भी इतने कीमती खनिज। प्रिंसिपल ने धीरे से धुआं छोड़ा। बस उसके पास उसे पचाने की काफी कैपेसिटी है। ऐसा है क्या? वो सच में एक बच्चे के शरीर में बूढ़े इंसान की आत्मा लगता है। तब प्रिंसिपल ने एक आंख खोलते हुए कहा, इसका मतलब वो बहुत गहरा है, यहाँ तक कि तुम भी उसे ऐसा ही देखते हो। और प्रिंसिपल ने एक और बात नोटिस की थी, वो ये कि उसकी क्षमता की लिमिट का अंदाजा खुद वो भी पूरी तरह नहीं लगा सकता था। 1 घंटे बाद क्लासरूम में कोई हंस बामट को दोपहर के खाने पर साथ चलने को कह रहा था, लेकिन उसने कहा कि उसकी होवर्ड सीनियर के साथ मुलाकात है। सुनकर वो हैरान रह गया। तुम जिस होवर्ड सीनियर की बात कर रहे हो, वो बोरक्सिपा कॉलेज के तीसरे साल के नंबर 1 स्टूडेंट है। छोटे बालों वाला लड़का बहुत अकड़ रहा था। हमारे परिवारों में पुरानी दोस्ती है, इसलिए कभी कभी मिल लिया करते हैं। उसने कहा कि वो मुझे कॉलेज जीवन के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता है, इसलिए मुझसे मिलने बुलाया है। जब वो लोग बातें कर ही रहे थे, मैं धीरे से क्लासरूम में आ गया। उसी पल मेरी नजर बदल गई। मैं उस पीले बालों वाले लड़के को घूरने लगा, चेतावनी दे रहा था कि वो कोई उत्पात न मचाए, क्योंकि ये बात 3 कुत्तों की जान से जुड़ी थी। मेरी नजर देखकर वो डर गया। समझ नहीं आया कि मुझे उससे इतनी दुश्मनी क्यों है। खासकर मेरी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था मानो मैं उसे खा जाऊं। उसकी रूह कांप गई। उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, सिवाय उस एक एग्जाम के। ये तो पहली ही मुलाकात थी, लेकिन मैं उसे भूत की तरह घूरे जा रहा था, जैसे कह रहा हो, अगर कुछ गड़बड़ की तो मैं तुझे खा जाऊंगा। जब मैंने अपना मुंह घुमाया तो मेरे मुंह पर मुस्कान आ गई। कम से कम ये अपनी औकात तो जानता है। मेरी नजर देखकर डर गया। वो पीले बालों वाला लड़का गुस्से से कांप रहा था। वो सिर्फ एक नजर से डर गया था। थोड़ी देर में प्रोफेसर जिन भी क्लासरूम में आ गया। सब लोग शांत हो जाओ, आज वो हमें पढ़ाने वाला था। चूंकि ये पहली क्लास थी, उसने तय किया कि हम लोग आपस में अपना परिचय देकर शुरू करेंगे। प्रोफेसर जिन ने एक प्रोजेक्शन एलॉय स्टोन लाने को कहा। उसने धीरे से ये पत्थर उठाया। ये पत्थर मना के प्रति आम पत्थरों से कई गुना ज्यादा सेंसिटिव है। जब तुम इसमें इस तरह माना भरते हो तो तुम्हारे दिमाग का हथियार आसानी से बन जाता है। तब प्रोफेसर जिन के हाथ में एक हथियार दिखा। ये वही हथियार था जो उसने अभी अभी दिमाग में सोचा था। ये देखकर मैं हैरान रह गया। सचमुच ये दुनिया के टॉप 100 कारीगरों में आने वाला हीरो है। और मुझे लगा कि ये प्रोफेसर जिन आम नहीं है। मैंने उसके कॉन्ट्रैक्ट स्टोन से कुछ अलग ही ताकत का एहसास किया। प्रोफेसर जिन ने कहा, ये इतना सेंसिटिव है कि असल हथियार की तरह इस्तेमाल करना मुश्किल है, लेकिन ये तुम्हारे उन गुणों को भी दिखा सकता है जिनके बारे में तुम्हें खुद पता नहीं। यही वजह है कि प्रोजेक्शन अलॉय से बने हथियारों को डुप्लीकेट कहा जाता है। फॉर्जिंग डिपार्टमेंट में तुम लोग ऐसा ही एक डुप्लीकेट बनाकर अपना परिचय दोगे। ये सब मेन बिल्डिंग में डिस्प्ले किए जाएंगे, इसलिए पूरी ताकत लगा देना। सबके होश उड़ गए। इस लेवल के प्रोजेक्शन अलॉय के टुकड़े का दाम 10 मिलियन से भी ज्यादा आसानी से बनता है। सचमुच बाबेल कॉलेज की अलग बात है, इतने बड़े लेवल पर परिचय करवाते हैं। लेकिन काफी लोगों ने कोशिश की तो पता चला कि उनमें असली जीनियस टैलेंट वाला कोई नहीं है। वो बहुत कमजोर थे। मैंने एक लंबी सांस ली। ये सब तो बिल्कुल सुअर के बच्चे हैं। मेरी पिछली जिंदगी के जीनियस के सामने ये तो कीचड़ से भी बदतर हैं। फिर मैं उठा। मैं आखिरी इंसान था जिसने मंच पर जाकर परिचय देना था। मैंने एक पत्थर उठाया जिसमें मेरा प्रतिबिंब दिखा। मैं कॉलेज का टॉप पर्सन हूँ, इसलिए अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। मैंने ये रास्ता चुना है तो चलिए फिर पूरी तरह से करते हैं, ताकि कोई मुझे हल्के में ना ले। इसलिए मैंने तय किया कि इस बार भी पूरी ताकत लगा दूंगा। कम से कम इन नए स्टूडेंट्स को तो धमका ही दूं। अगले ही पल धुएं का एक बादल पूरी क्लास बिल्डिंग के ऊपर छा गया। ये उस पत्थर के इस्तेमाल से निकली ऊर्जा का असर था। ये तलवार एग्जीबिशन में 20 दिनों तक पड़ी रही। किसी ने इसे पसंद नहीं किया। सबको लगा कि ये बस एक साधारण सी तलवार है, लेकिन कॉलेज की जीनियस हेड टीचर ने इसे देखते ही पहचान लिया। फॉर्जिंग डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट द्वारा बनाया गया हथियार वाकई कमाल का होता है।
उसकी स्ट्रक्चर की शानदारी को कोई आम आदमी नहीं देख सकता। उसी समय मैं लगातार हथौड़ा चला रहा था। मैं ये सुनिश्चित कर रहा था कि हर हथौड़े की मार बिल्कुल सटीक हो, बिना किसी गलती के। मौजूद सभी स्टूडेंट हैरान थे। अब तक उसकी न तो 0.1 सेकंड की भी गलती हुई है। उस समय मेरे पीछे खड़ा असिस्टेंट सोच रहा था, हम जैसे प्रोफेसर इस बच्चे को और क्या सिखाएं, ये तो पहले से ही इतना होशियार है। असिस्टेंट ने मुझे सिखाना छोड़ दिया और मुझे नजरअंदाज कर दिया। 1 घंटे बाद स्टूडेंट्स ने अपनी इस क्लास का काम पूरा कर लिया। मैंने उनके बनाए हथियारों को ध्यान से देखा। वो तलवारें देखकर मेरे हाथों की मुट्ठियां फिर से कस गईं। ये हथियार बहुत पुराने तरीके के थे। लगता है मुझे फिर से ये तलवारें तोड़नी पड़ेंगी। हालांकि दूसरों की नजर में ये अधूरे हथियार काफी अच्छे थे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आए। जैसे ही मैंने मुक्का मारकर सारी तलवारें तोड़ने की कोशिश की, मुझे एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम फिर से तोड़ोगे? असिस्टेंट की बात सुनकर मेरा हाथ रुक गया। क्या ये सब मैं नहीं तोड़ सकता? असिस्टेंट ने लगभग मिन्नत करते हुए कहा, अब और मत तोड़ो। हफ्ते का फोर्जिंग क्लास खत्म होने के बाद टीचर को कॉपी चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि स्टूडेंट्स का बजट कहाँ से आता है? बाबेल टॉवर हमारे बाहरी हथियारों की बिक्री के सेल्स डेटा के आधार पर मदद देता है। तो बताओ, आखिर इस बार तुम्हें क्या नागवार गुजरा? तुम्हारा शरीर, तुम्हारी मैजिकल पावर, या फिर बनाए गए हथियार? मैंने झेंपते हुए कहा, अभी के लिए तो सबसे जरूरी मेरा शरीर है। सही ट्रेनिंग उपकरण बनाने के लिए मुझे इंक लाइक डार्कनेस को गलाना होगा, लेकिन मेरी स्टैमिना इतनी खराब है कि कोशिश करना भी नामुमकिन है। असिस्टेंट ने मुझे एक तरकीब बताई, अगर फॉर्जिंग के लिए है तो ट्रेनिंग से ज्यादा असरदार तरीका बफ इफेक्ट इस्तेमाल करना नहीं होगा। प्रोफेसर के शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में बिजली कौंध गई। पहले मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। पिछली जिंदगी में मैं ऐसी चीजों से बचने के लिए इतना जिद्दी था कि इस तरीके के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन मेरे लिए अभी ये सबसे सही तरीका है। मैं समय में पीछे लौट आया हूँ, मेरा शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए जब तक बफ इफेक्ट रहेगा मैं इंक लाइक डार्कनेस को गलाने में कामयाब हो जाऊंगा। मैंने प्रोफेसर को प्रणाम किया। आपके सुझाव के लिए शुक्रिया। प्रोफेसर ने कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है, आखिर तुम्हें सिखाने लायक बहुत कुछ बचा नहीं है, ये तो एक साधारण सा सुझाव था। तब मेरी नजर उसके हाथ में पकड़ी तलवार पर पड़ी। असिस्टेंट की तलवार दरअसल बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि थोड़ी खुरदरी लग रही थी। कम से कम मेरी नजर में तो ऐसा ही था। मैंने पहले तुम्हारा लोहा बनाते देखा था। तुम फॉर्जिंग करते समय बहुत ज्यादा माना खर्च करते हो। इसे अब इस्तेमाल होने वाली ताकत का करीब 70% कर दो और सारी ताकत एक ही जगह लगाओ तो तुम्हारे फॉर्जिंग लेवल में काफी सुधार होगा। फिलहाल ये तुम्हारे लिए ज्यादा असरदार होगा। ये कहकर मैं वहां से चला गया। ये उसके सुझाव का बदला था। असिस्टेंट के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। एक नए स्टूडेंट ने एक असिस्टेंट को सलाह दे दी। ये थोड़ा अजीब था। फिर भी उसने मेरी बात मान ली और मेज पर रखे हथौड़े पर नजर जमा ली। दोपहर तक समय बीत गया। पहले बाबेल टॉवर के प्रोफेसर ने हमसे कहा था, हर स्टूडेंट को अपने आप पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तुम दूसरे कॉलेजों की क्लासेस भी ले सकते हो, यहाँ तक कि एक सेमेस्टर में दर्जनों विषय भी चुन सकते हो। हालांकि हर किसी को अपना मेजर पूरा करना होगा और 3 बार फेल होने पर निकाल दिया जाएगा। तुम्हें आजादी तो है, लेकिन अपने चुनाव के नतीजे भुगतने भी पड़ेंगे। मेरी अगली मंजिल U2 यूनिवर्सिटी थी, जहाँ मुझे कुछ और सीखने की जरूरत। जैसे ही मैं मेट्रो स्टेशन पर उतरा, मेरी मुलाकात जीनियस हेड टीचर एरिका से हो गई। उसके पीछे वाले 2 सीनियर ने मुझसे कहा, जल्दी हटो, हमारा रास्ता मत रोको। मुझे समझ नहीं आया कि ये अचानक कहाँ से आए लड़के हैं, इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अगर मैं हटूं नहीं तो क्या करोगे? ये सुनकर वो सीनियर बहुत गुस्सा हुए। उसी समय एरिका ने पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं योर कॉलेज जाना चाहता हूँ। देखना है कि वहाँ कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल सकता है क्या? एरिका तुरंत बोली, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ, मैं खुद योर कॉलेज से हूँ। लेकिन सीनियर ने कहा कि पीछे एक मीटिंग है जहाँ एरिका का होना जरूरी है। ये सुनकर एरिका की आवाज अटक गई। उसने गुस्से से उन सीनियर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे दिलचस्पी नहीं है, तुम लोग जल्दी से यहाँ से हट जाओ। सीनियर बहुत हैरान हुए। दोनों के बिहेवियर में इतना फर्क कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे लिए ये अच्छा ही था, क्योंकि कॉलेज दिखाने वाला कोई जानकार मिल गया था। फिर हमने उन 2 सीनियर की तरफ ध्यान न देते हुए एरिका के साथ कॉलेज की तरफ रुक किया। तब एरिका ने पूछा कि मैं वास्तव में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ। मैं बफ इफेक्ट सीखना चाहता था, जो शरीर की फिजिकल एबिलिटी बढ़ा सके और वो भी बिना फॉर्जिंग में बाधा डाले। एरिका ने बैरियर आर्ट सुझाया, लेकिन वो तो मुख्य रूप से डिफेंस के लिए है, मुझे शायद वो ठीक नहीं लगेगा। फिर एरिका ने अपनी जेब से एक इन्विटेशन लेटर निकालते हुए कहा, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। फिर उसने इस लिफाफे पर एक बैरियर लगाते हुए मंत्र बोलना शुरू किया। एरिका ने मुझे ये लिफाफा फाड़ने की कोशिश करने को कहा। मैंने ध्यान से लिफाफे को हिलाया तो लगा कि उसने लिफाफे को मजबूत कर दिया है, लेकिन ऐसा कहना भी सही नहीं है, क्योंकि लिफाफे ने अपने मूल गुणों को बरकरार रखा था। बस जब जोरदार झटका लगता तो ये सख्त हो जाता। एरिका काफी खुश लग रही थी। इतनी पेचीदा चीज के लिए तुम्हें किसी प्रोफेसर की मदद की जरूरत पड़ सकती है। वो कंस्ट्रक्शन प्रोफेसर हमारे परिवार के दामाद हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उनसे मिलवा सकती हूँ। जब वो ये कह रही थी, मुझे लगा कि इस लिफाफे का पैटर्न कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जल्द ही मैं इसकी वजह समझ गया। अच्छा, ये तो एक धोखा है। अगले ही पल एरिका ये देखकर हैरान रह गई कि मैंने उसका दिया हुआ लिफाफा आधा फाड़ दिया। उसे समझ नहीं आया कि मैंने उसके परिवार की बैरियर टेक्निक को इतने कम समय में कैसे भेद लिया। लिफाफा फेंकने के बाद मैंने हाथ झटके, तुम्हारी बैरियर टेक्निक अच्छी है, तुम्हारे सुझाव का शुक्रिया। तो अब मैं अपना कोर्स रजिस्टर करने जा रहा हूँ और तुम अपने पीछे वाले 2 लड़कों के साथ दोपहर का खाना खा सकती हो। मेरे जाने के बाद वो 2 लड़के तेजी से दौड़ते हुए आए। क्या तुम ठीक हो मैडम? जमीन पर फटा पड़ा लिफाफा देखकर एरिका का मन थोड़ा दुखी हुआ। उसने तो उसे
इनविटेशन लेटर भी दे दिया था, लेकिन उसने बड़ी बेइज्जती से उसे फेंक दिया। वाकई एक अजीब इंसान है। दूसरे दिन रीति रिवाज विभाग की कला में बहुत सारी नजरें मुझ पर थीं। दरअसल मैं एक साधारण इंसान हूँ, मुझ पर इतना ध्यान नहीं आना चाहिए था, लेकिन मेरे सामने बैठी एरिका ने सबका ध्यान मेरी तरफ खींच दिया था। बहुत से लोग जानना चाहते थे कि मैं उसके साथ कैसे आ गया, और किसी ने ये भी देख लिया था कि कल हम साथ थे। मैंने मन में सोचा, चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ गॉसिप तो होगी ही। अगर एरिका सच में मुझे पसंद करती तो हमारे बीच कभी न कभी कोई संबंध जरूर बन जाता। वैसे क्या उनकी क्लास में कोई सिलेक्शन प्रोसेस है? मैंने फॉर्म भर दिया था तो उन्होंने मुझे पहले टेस्ट देने को कहा। कुछ ही देर में एरिका मुझे बैरियर कंस्ट्रक्शन के टेस्ट के मैदान में ले गई, जो एक जंगल था, और चारों तरफ देखने के बाद मुझे पता चला कि ये सब एक इल्यूजन था। मेरे जोरदार लात मारते ही वो बैरियर चकनाचूर हो गया। एग्जामिनर हैरानी से बोला, तुम परीक्षा में पास हो गए। उसके बाद बैरियर प्रोफेसर को सूचना मिली, क्या मैडम को उस जीनियस लड़के में दिलचस्पी हो गई है? सामने वाले आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस फोन में खींची गई मेरी और उसकी सड़क पर चलने वाली तस्वीर पेरी को दिखा दी। हालांकि तुम लोगों की वजह से रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन मैं खुश नहीं हो सकता, चूंकि इनो परिवार के साहब ने भी मांग रखी है। इस साल हम ब्लड मेज नाम का एक और टेस्ट जोड़ेंगे। ये ब्लड मेज एक ऐसा बैरियर है जो इंद्रियों को बिगाड़कर इंसान को दिशा भटका देता है। ये असल में एक बैरियर ही है, लेकिन अगर कोई इस कला से अनजान हो तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो इसके जाल में फंस गया है। इसलिए एक आम इंसान के लिए इस बैरियर को तोड़ना बहुत मुश्किल है। हालांकि उस मैडम ने कोई मदद नहीं की, फिर भी वो अपने दम पर ब्लड मेज को तोड़ने में सफल रही। ये देखकर बैरियर प्रोफेसर बहुत हैरान हुआ। उसने परीक्षा पास करने वाले सब लोगों से कहा कि वो अब इस क्लास के सदस्य बन गए हैं। अब हम दूसरे टेस्ट के जरिए तुम लोगों की क्लास तय करेंगे। तभी एक लाल बालों वाली लड़की ने आगे बढ़ते हुए कहा, पहले मुझे आजमाइए। उसके दिमाग में यही था कि इस बार एरिका पर अच्छा इंप्रेशन डालना है। पेरी ने हाथ हिलाते हुए कहा, यह बहुत आसान। एग्जामिनर ने शुरू होने का ऐलान करते ही एग्जामिनर उनके लिए समय के हिसाब से अंक देता था, इसलिए जल्दी और एक्यूरेसी दोनों जरूरी थी। ये एक मकड़ी के जाल की तरह का बैरियर था। मकड़ी माना को रेशों से होते हुए महसूस करती रहती थी और लगातार भागती रहती थी। जब तक मकड़ी बची रहती, मकड़ी का जाल बिना रुके फिर से बन जाता। जल्द ही वो लाल बालों वाली लड़की थक गई। उसकी माना इतनी नहीं थी कि वो पूरे मैजिकल पैटर्न को क्रम से ढक सके, इसलिए उसने एक मोटा तरीका अपनाने का फैसला किया, रफ्तार से इस मकड़ी को कुचल डालना। फिर उसने फिर से अपने हाथ से मना बहाई और आखिरकार परीक्षा पास कर ली, लेकिन उसने 2 मिनट 23 सेकंड लिए। अगली बार तुम्हें इसकी कंस्ट्रक्शन को समझने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। परीक्षा पास करने के बाद उसने एरिका की तरफ देखा, लेकिन एरिका ने उसे कोई अहमियत नहीं दी। उसके बाद जितने भी लोग आए वो सब फेल हो गए। लगातार कई लोग मकड़ी के जाल वाले बैरियर को नहीं तोड़ पाए, और जिनके अंक खराब आए वो बेसिक क्लास से शुरू करेंगे। जब उनका परीक्षण खत्म हो गया तो अगली बारी थी इनो एरिका की। उसने कोई जल्दी नहीं दिखाई, बल्कि पहले इस मकड़ी के बैरियर की बनावट को ठीक से परखा। जल्द ही उसे इस मकड़ी के जाल का कोर मिल गया, और वो कोर जाल के सबसे किनारे पर था। फिर मकड़ी का जाल पूरी तरह टूट गया। मौजूद सबको ये अविश्वसनीय लगा। उसने ऐसा कैसे कर दिखाया? उसने पूरे मैजिकल पैटर्न को बिखेर दिया और पूरा बैरियर ढा दिया। बैरियर पर बनी मकड़ी भी टुकड़ों में कट गई। ये थी टॉप लेवल की काबिलियत। सचमुच इनो एरिका फ्यूचर में एस क्लास हीरो बनने वाली है। इनो एरिका ने कुल 22 सेकंड का समय लिया। ये काफी अच्छा था, लेकिन किताबी तरीके से वो 2 सेकंड पहले भी ये कर सकती थी। टीचर ने मेरी तरफ देखा। आखिरी है ली शिक्सुन, तुम परीक्षा दो। टीचर ने मेरे शरीर को बारीकी से देखा। पहली नजर में मुझ में कोई खास बात नहीं लग रही थी। लगता है उसे खुद ही पुष्टि करनी होगी। उस समय मैंने बैरियर को तोड़ने में कोई जल्दी नहीं दिखाई, बल्कि पहले उस मकड़ी के जाल की संरचना को ध्यान से देखा। सबको उत्सुकता हो रही थी। क्या उसे पता ही नहीं कि परीक्षा शुरू हो चुकी है? वहाँ बैठा क्या कर रहा है? मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे एक साथ कई तरह के प्रॉपर स्टिमुलेशन देने थे और रेशियो बिल्कुल सटीक होना चाहिए था। टीचर को भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो ये देखने आगे बढ़ा। लेकिन उसी समय एरिका ने उसे रोकते हुए कहा, कृपया उसकी परीक्षा में बाधा न डालें। मजबूरन टीचर को अपने कदम रोकने पड़े। उसी समय मेरे हाथ भी चलने लगे। आग की एक लौ मकड़ी के जाल की केंद्रीय रेखा में घुस गई और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगी। जल्द ही मेरी आग ने उस मकड़ी को पकड़ लिया। मैं देखता हूँ कि मैं इंक लाइक डार्कनेस की स्टिमुलेशन को इकट्ठा कर सकता हूँ या नहीं। मैदान में पूरी तरह सन्नाटा था। उन्हें पता ही नहीं चला कि मैंने कब उस बैरियर को तोड़ डाला। मेरे दिल में भी उतना ही जोश था, क्योंकि आखिरकार मैं इंक लाइक डार्कनेस को गला सकता था। परीक्षा पूरी करने के बाद मैं वहां से चला गया, क्योंकि मैं जो कुछ सीखना चाहता था वो मैं लगभग समझ चुका था। अब वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। एग्जामिनर ने समय देखा, लगभग 7 मिनट 45 सेकंड। लेकिन दूसरे मुख्य एग्जामिनर को लगा कि ये समय अब मायने नहीं रखता। अब शायद 7 मिनट लगे हैं, लेकिन अगली बार जब वो ऐसा ही बैरियर देखेगा तो उसे तोड़ने में कुछ ही सेकंड लगेंगे, क्योंकि उसने सिर्फ एक दीवार नहीं तोड़ी, बल्कि उस मैजिकल पैटर्न को ढाने के लिए एक नया पूरा फॉर्मूला गढ़ा है। उस समय एरिका ने मेरी तरफ एक गहरी नजर डाली। उसके मन में जोश था। अगर तुम रीति रिवाजों की इस कला को फोर्जिंग में शामिल करोगे तो एरिका को तुम्हारे आखिरकार बनाए गए हथियार से डर लगेगा। कुछ देर पहले ही मैंने अल्टीमेट फोर्जिंग की रिक्वेस्ट भिजवाई थी। अस्पताल के जो टीचर मेरी मदद कर सकते थे, उनको रिक्वेस्ट भेजने वाले सोच रहे थे कि कोई आएगा नहीं, लेकिन 3 मिनट भी नहीं हुए थे कि उनकी मैसेज लिस्ट भर गई। ये सोचकर कि माइकल वाइस डीन के पास तो कोई भी नहीं गया, कितना फर्क है। उनका बेटा भी दूसरे नंबर पर खिसक गया और बहुत नाराज था। जैसे ही वो मुझे किसी भी टीचर के पास भेजने वाली थी, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट हेड ने कहा है कि वो खुद स्टूडेंट ली से हून की अल्टीमेट फोर्जिंग देखने आएंगे। उसी दिन दोपहर बाद मैं बेबस होकर यू ऊन हुआ को देख रहा था। मुझे सच में नहीं पता था कि वो इतनी बिजी हैं, फिर भी इतनी दूर से सिर्फ ये देखने चली आई। वैसे तो वो बार बार यही कह रही थी कि वो मेरी कैपेबिलिटी परखने आई हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने रिफाइनिंग का पहला फेज शुरू किया। डार्क इंक स्टोन को ट्रीट करने के कई तरीके हैं, लेकिन उनमें सबसे मुश्किल है डार्क कर्टन मेथड। सबसे पहले डार्क इंक को बिना रोशनी वाली अंधेरी जगह पर रखो और फिर माना को पानी की तरह फैलने दो। सिर्फ माना की मदद से ही उसकी इम्प्यूरिटीज अलग करनी है। इस प्रोसेस में इनकी डार्कनेस का साइज तो छोटा हो जाएगा, लेकिन उसकी प्यूरिटी बढ़ जाएगी। कहने में आसान है, लेकिन ये तो असल में मटेरियल को ही दोबारा बनाने जैसा है। ये देखकर पीछे खड़ी खूबसूरत डीन घबरा गई। इतनी जल्दी पहला फेज पूरा कर लिया? 1/4 तक लाना तो मेरी औकात से बाहर है। इससे छोटा किया तो परफॉर्मेंस काफी नहीं रहेगी। जल्द ही दूसरा फेज आ गया। ये फेज भी बहुत जरूरी था। मैंने सारी आग फर्नेस में झोंक दी और फिर रेनबो फ्लेम बना चलाई ताकि सही हीट को छांट सकूं। इस हालत में स्टेबल हुई आग को गार्डियन वाइल्ड फायर कहते हैं। ये बनते वक्त की एक्यूरेट हीट को बरकरार रखती है। जल्द ही तीसरा फेज आ गया। इस फेज में गार्डियन वाइल्ड फायर में लिपटे हथौड़े से इनकी डार्कनेस पर चोट करनी थी। सबसे जरूरी बात थी कि बिना रुके चोट करते रहो जब तक कि वाइल्ड फायर की खासियत की वजह से पैदा हुआ ट्विस्ट खत्म ना हो जाए। खूबसूरत टीचर का दिल थोड़ा दुखा। भले ही तुझे आग से नुकसान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुझे दर्द नहीं होता। अब तक वो जो कुछ कर रही थी उसे देखकर खूबसूरत डीन को नींद आने लगी थी और वो उबासी लेने लगी। रात काफी हो चुकी थी। खूबसूरत डीन पूरी तरह सो चुकी थी और वो भी खड़े खड़े सो रही थी। अब तक रिफाइनिंग को 4 घंटे हो चुके थे। रिफाइनिंग मतलब हथौड़े से लगातार पीटना, और मैं भी 4 घंटे से पीट रहा था। इनकी डार्कनेस अब अपनी लिमिट तक भर चुकी थी और उसमें भड़कती लपटें बदलने लगी थी। और ठीक इसी मोड़ पर इस मटेरियल का ट्विस्ट रुक चुका था। फिर मैंने तैयार इनकी डार्कनेस को पिघलाया। खूबसूरत डीन को कुछ स्टेप्स पता थे। पहले से बनाए मोल्ड में डालना था और फॉर्जिंग नहीं बल्कि कास्टिंग करनी थी। इतनी ज्यादा डार्कनेस मोल्ड में भरी हुई थी कि उसकी खासियत जरूर बिगड़ने वाली थी। जब उन्हें लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, तभी वहां का नजारा देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने बैरियर ब्रेकिंग फॉर्मूला इस्तेमाल करके इनकी डार्कनेस के बदलाव को स्लो कर दिया और अंदरूनी दरारों में एक माना सर्किट बना दिया। अगले ही पल मेरी क्रिएशन तैयार थी। सिस्टम ने बताया कि इंक लॉर्ड ब्रेसलेट पूरा हुआ। पूर्वाग्रहों को तोड़ने के लिए कभी कभी अपनी ही लापरवाह कोशिशों की कीमत चुकानी पड़ती है। भले ही इससे मटेरियल की पूरी पोटेंशियल नहीं निकली, लेकिन ऐसा हुनर निखारने के लिए बनाया गया ये वेपन इंसानी अचीवमेंट कहलाने लायक है। सिस्टम ने फिर बताया कि मैंने एलियन का डोमिनेंस हासिल कर लिया है और रेटिंग डी ग्रेड है। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। आज की मेहनत बेकार नहीं गई और आखिरकार चीज बन ही गई। इस चीज का नाम इंक लॉर्ड ब्रेसलेट है और ये मीडियम क्वालिटी का है। इसकी कैपेबिलिटी है कि ये पहनने वाले की माना को सोखकर जमा कर लेता है और बर्स्टिंग टाइड स्किल इस्तेमाल करने देता है। तभी मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई। बड़ी मुश्किल से तो बनाया था, लेकिन जैसे ही खूबसूरत डीन ने फर्नेस से निकली ये चीज देखी, उनका पेट जोर से गुड़गुड़ाने लगा। वो थोड़ी शर्मा गई। असल में वो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन भूख उनके बस में नहीं थी। मैंने अनदेखा कर दिया क्योंकि माहौल काफी अजीब हो गया था। खूबसूरत डीन ने पूछा, क्या यही रेजोनेंस है? सच में बहुत इंप्रेसिव है। मैंने सिर हिलाया। मैंने कुल 4 बनाए हैं। ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत से मैं सेट इफेक्ट तक पहुंच सकता हूँ। अगर एक सेट इफेक्ट का फायदा मिल गया तो इस चीज की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की और मैं तुम्हें एक वेपन तक नहीं दे पा रही। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता कि ये उसकी भरपाई कर पाएगा या नहीं, लेकिन प्लीज इसे रख लो। अभी अभी खूबसूरत डीन का पेट बहुत जोर से गुड़गुड़ाया था। शायद वो भूख से बेहाल थी। खूबसूरत डीन की कैपेबिलिटी बहुत पावरफुल थी और एक यूनिक हुनर थी जिसे सोल फनेस कहते हैं। फिर उन्होंने अपनी स्किल चलाई और इसका टेस्ट किया। उन्हें टेस्ट बहुत अच्छा लगा, जैसे तले हुए आटे के क्रंची टुकड़े। ये उनका फेवरेट टेस्ट था। उन्हें लगा कि ये बड़ा कोइंसिडेंस है। वो ये नहीं जानती थी कि मैं कब का हर चीज को उनके टेस्ट के हिसाब से ढालने का आदी हो चुका हूँ। तो ये बात अपने आप ही उनकी पसंद के मुताबिक बन गई। शायद इससे इम्प्रूव करना ज्यादा आसान होगा। वैसे तो इतनी अच्छी चीज बनाकर खाना बड़े अफसोस की बात थी, लेकिन वो अपनी लार नहीं रोक पा रही थी। फिर खूबसूरत डीन ने मुझसे पूछा कि मैं वो 5 रंगों वाली फ्लेम ब्लेड और फायर बटरफ्लाई शीट का क्या करूंगा, लेकिन अभी मेरा उन्हें बेचने का कोई इरादा नहीं था। खूबसूरत डीन को लगा कि शायद मुझे कीमत ठीक नहीं लगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं उन्हें आने वाले क्रैश कोर्स के लिए रख रहा हूँ और वैसे भी किसी भी चीज का स्वाद खाली पेट से बढ़कर नहीं होता। जैसे ही मेरे पास कोई ऐसी चीज होगी जिसे मैं छोड़ सकता हूँ, तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा। ये सुनकर खूबसूरत डीन पूरी तरह निश्चिंत हो गई। मैं तुम्हारी चीजों का बेसब्री से इंतजार करूंगी। और आज मैंने बस इतने ही वेपन बनाए थे। खूबसूरत डीन ने मुझे जल्दी से वहां से निकलने को कहा। काफी रात हो चुकी थी, कम से कम जल्दी जाकर थोड़ा आराम तो करना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं उठने लगा, मेरा शरीर अपना बैलेंस खो बैठा। खूबसूरत डीन की परछाई पलक झपकते ही मेरे सामने आई और उन्होंने मुझे थाम लिया। उन्होंने फिक्र से पूछा, तुम ठीक तो हो? आज दिन भर की थकान है, बहुत थक गए हो? इस हालत ने मुझे थोड़ा अजीब महसूस कराया। लगता है मैंने अपनी ताकत जरूरत से ज्यादा आंक ली। तुम्हें बहुत तकलीफ थी। खूबसूरत डीन ने खिड़की से बाहर देखा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ दूं। ये सुनकर मैंने सीधे मना कर दिया। वो यहीं खड़ी मेरे ठीक होने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन स्कूल में एक खबर हॉट सर्च पर छा गई। ये रिहाया कल फोर्जिंग डिपार्टमेंट की मेन बिल्डिंग के सामने 3 घंटे तक बिना हिले खड़ी रही। मैं जानता था कि वो मुझसे मिलने आई थी। अगर उसे कोई जरूरी काम होगा तो वो बाद में
फिर से मुझे ढूंढने आएगी। तभी सिर पर पगड़ी बांधे एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। आज से मैं टूल एप्लीकेशन का कोर्स पढ़ाऊंगा। और उसने हमें पहला ही पीरियड पढ़ाते हुए कहा, ये क्लास अब ट्रेनिंग सेंटर में शिफ्ट होगी। जो सबसे पीछे पहुंचेगा उसे ट्रैक पर 20 चक्कर लगाने होंगे। लेकिन मुझे याद था कि ये तो थ्योरी की क्लास है। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा और ट्रेनिंग सेंटर की तरफ भागने लगा। लेकिन भागते भागते मैंने देखा कि मैं उन सबसे पीछे छूटता जा रहा हूँ और आखिरकार मैं ही ट्रेनिंग सेंटर सबसे आखिरी में पहुंचा। टीचर ने मुझे 20 चक्कर की सजा दे दी। मैंने कोई बहस नहीं की और वापस मुड़कर दौड़ने लगा। टीचर ने कभी मुझ जैसी घटिया स्टैमिना वाला कोई नहीं देखा था। उसे शक होने लगा कि मैं अल्टीमेट फोर्जिंग की परीक्षा में पास भी कैसे हो गया। फिर टीचर ने मुझे इग्नोर करके बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। टूल एंड एप्लीकेशन असल में वेपन्स की बनावट पर एक थ्योरी की क्लास होती थी, लेकिन अभी चल रहे ब्लेड टेस्टिंग हंट की वजह से हमने कोर्स का तरीका बदल दिया था। जो लोग फायर एलिमेंट की तलवारें बनाने वाले हीरो या उससे ऊंचे दर्जे के लोहारों का शिकार करते हैं, उन्हें ब्लेड टेस्टिंग हंटर कहा जाता है। मैंने ये सब सुना हुआ था। ये केस मैं अपने पिछले जन्म में भी नहीं सॉल्व कर पाया था और इस क्लास का मेन फोकस तलवारबाजी पर था। टीचर ने मुझे दौड़ना बंद करके क्लास में आने को कहा। उसने मुझे एक तलवार पकड़ाई और कहा, देखते हैं तुझमें तलवारबाजी की कितनी कैपेबिलिटी है, इसे चलाने की कोशिश कर। तलवार खुद में ज्यादा भारी नहीं थी, लेकिन अब मैंने इंक लॉर्ड ब्रेसलेट पहना हुआ था तो फुर्ती से चलना आसान नहीं था। फिर मेरे दिमाग में एक ट्रिक आई। हालांकि कोई बहुत बढ़िया ट्रिक नहीं थी, लेकिन फिलहाल मेरे लिए सबसे सूटेबल थी। अगले ही पल मैंने तलवार से वार किया, लेकिन प्रोफेसर ने उसे रोक दिया। बहुत से लोग ये देखकर हंसने लगे। इसकी हरकत कितनी स्लो है, क्या दौड़कर थक गया क्या? वैसे इसका अंदाज काफी अच्छा है, लेकिन इस प्रोफेसर की नजर बहुत शार्प थी। वो देख सकता था कि मेरा वो वार बहुत कमाल का था। उस तलवार को अपना टारगेट साफ पता था, लेकिन उसे लगा कि मैं बहुत जल्दबाजी में था। तभी मेरी परछाई फिर से उसकी तरफ लपकी। इस बार मेरी आंखों के भाव बदल चुके थे। मेरा इंटेंशन टीचर की बांह काटने का था। ये उसे थोड़ा अजीब लगा। एक स्टूडेंट में इतनी खूंखार सोच कैसे आ सकती है? जब प्रोफेसर शॉक में था, मैंने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी थी। प्रोफेसर सोच भी नहीं सकता था कि एक टेक्निकल ट्रैक का स्टूडेंट उसे इस तरह डरा देगा। उसने पूछा कि मैंने तलवारबाजी कहाँ से सीखी। ये सुनकर मैं ठिठक गया। ये ट्रिक काम क्यों कर गई? ये ट्रिक तो मैंने 10 मिनट पहले ही सोची थी। मैंने झट से समझाया कि मैंने सोशल मीडिया पर दूसरों को लड़ते देखकर ये हुनर सीखा। मेरी हैरानी की बात ये थी कि प्रोफेसर ने सच में मान लिया। तुमने उनकी तलवारबाजी की कॉपी की? क्या तुम सच में तलवारबाजी को ठीक से सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें अकाल कुर्फ की बॉडी कंट्रोल क्लास के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख कर दूंगा। उसी दिन दोपहर बाद मैं अकाल कुर्फ के पास पहुंच गया, लेकिन वहां का नजारा थोड़ा अजीब था। एक छोटा सा लाल बालों वाला बंदा उसका सिर बार बार पकड़ रहा था और वो लंबे बालों वाला टीचर उसे बार बार जाने को कह रहा था। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, मेरे पास तुझे सिखाने के लिए कुछ नहीं है। और ये शख्स था रिटायर्ड एस रैंक हीरो। इसका नाम मा ग्वांगजू था और इसका टाइटल था तलवार तोड़ने वाला। मैं इस शख्स को जानता था। पिछली जिंदगी में ये बूढ़ा शराबी था और अब ये प्रोफेसर बन बैठा था। उसने मुड़कर पूछा कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ। मैं फॉर्जिंग डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ली से हून हूँ। मैं कार्लोस प्रोफेसर की रिकमेंडेशन लेटर लेकर आया हूँ। पास खड़ा वो पीले बालों वाला बौना बंदा बड़बड़ाता रहा, यही है ना इस साल बुलशिबा एकेडमी का टॉप स्टूडेंट? उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। मैं उन्हें एक आम स्टूडेंट ही लग रहा था। तब प्रोफेसर ने उस पीले बालों वाले से कहा, अगर तू सच में मेरी तलवारबाजी सीखना चाहता है तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, तुझे इस बंदे को हराना होगा। और मैंने भी इस मुकाबले के लिए हामी भर दी। ये मुकाबला एक ही बार में फैसला होना था। जिसका पहला सही वार लगेगा वही जीतेगा। और पीले बालों वाले ने हमले का रुख कर लिया। स्टार्ट की आवाज के साथ ही पीले बालों वाले की परछाई तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। प्रोफेसर ने मुझे देखा। वो महसूस कर सकता था कि मैं पूरी तरह रिलैक्स्ड हूँ। मैंने अपने शरीर की ताकत हटाकर उसे फ्लेक्सिबिलिटी में बदल दिया था। तो किताबी तरीके से सही जवाबी कार्रवाई पकड़नी होगी, मारना नहीं, प्रोफेसर ने मन में सोचा। और पीले बालों वाले ने उसी हिसाब से पलटवार किया। प्रोफेसर ने बेबसी से सिर हिलाया। यही वजह थी कि उसे हुनरमंद बच्चों से नफरत थी। वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही दिमागी जंग शुरू कर देते थे। ये बिल्कुल बोरिंग था। तभी मैं भी पीले बालों वाले की तरफ लपका, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं बढ़ा, पीले बालों वाले ने अपनी चाल रोक दी। उसने तेजी से झुककर मेरी कमर कसकर पकड़ ली। इस जबरदस्त ताकत ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने तुरंत अपने ब्रेसलेट की माना इस्तेमाल की। बर्स्ट इग्निशन, धमाके की आवाज हुई और मैंने उसकी नाक पर पंच जड़ दिया। पीले बालों वाले को यकीन नहीं हुआ कि उसकी स्पीड इतनी तेज क्यों थी। मैंने प्रोफेसर की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, तो अब मैं जीत गया था। टीचर ने आह भरते हुए कहा, तुम कल से प्रैक्टिस के लिए आना शुरू कर देना। ये सुनकर वो पीले बालों वाला बहुत खुश हुआ। मैं कल ठीक समय पर जरूर आऊंगा। इसमें मैं भी शामिल था। मैं भी कल तलवारबाजी के अखाड़े में आने वाला था। फिर पीले बालों वाले ने झुककर सलाम किया और चला गया। प्रोफेसर ने मुझे रुकने को कहा। उसे मुझसे अकेले में कुछ बातें करनी थी। प्रोफेसर वो तलवारबाजी देखना चाहता था जो मैंने टैरोस के खिलाफ इस्तेमाल की थी। मैंने कहा, समझ गया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगले ही पल मेरी परछाई तेजी से प्रोफेसर की तरफ बढ़ी, मगर प्रोफेसर ने बस एक मामूली सा हाथ चलाया। इससे मेरे चेहरे पर हैरानी की हल्की सी झलक आ गई। ये तो वाकई एक ही बार में गेम ओवर करने वाली बात थी। प्रोफेसर ने मेरी तारीफ की कि आइडिया अच्छा था, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने का तरीका खराब था। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी तलवारबाजी आम है जो दूसरी बार से कमजोर पड़ जाए? अगर तुमने कभी ये ट्रिक किसी और को सिखाने का घमंड किया होता तो मैं कब का तुम्हारे हाथ पैर तोड़ चुका होता। मगर वो नहीं जानता था कि मुझे ये ट्रिक सिखाने वाला पिछली जिंदगी में वो खुद ही था।
प्रोफेसर ने कहा कि मैं वेट करूं, वो मेरी इस अधूरी ट्रिक के लिए एक सही बेस तैयार करेगा। फिर मैंने उसे अलविदा कहा और कल समय पर आने का वादा किया। प्रोफेसर ने मन में सोचा, एक जवान लड़का और इतनी सीधी सादी बातें। बाहर निकलकर मैंने देखा कि वो पीले बालों वाला गया नहीं था, बल्कि दरवाजे पर मेरा ही इंतजार कर रहा था। उसने मुझे रुकने को कहा। वो मुझे कुछ देना चाहता था और वो चीज जो वो देना चाहता था वही इन्विटेशन था जो हे रिहायांग ने पहले मुझे भेजा था। पीले बालों वाले ने भी मुझे एक इन्विटेशन पकड़ाया। ये नोबल क्लब का इन्विटेशन था। ये असल में वो जगह थी जहाँ वो लोग जमा होते थे जो अपने ऊंचे घरानों पर घमंड करते थे। तो इसका मतलब हे रिहायांग मुझे यही देना चाहती थी। पीले बालों वाले को लगा कि भले ही वहाँ बहुत से बुरे लोग हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक अच्छा चांस है। पीले बालों वाला मेरा बहुत ग्रेटफुल था क्योंकि मेरी वजह से ही वो ये क्लास ले पाया था, तो उसे कम से कम ये छोटी सी गिफ्ट तो देनी ही चाहिए। मैंने उसे थैंक यू कहा। लगता है ये पीले बालों वाला काफी मिलनसार और अच्छा इंसान था। अब तक मैंने जो अतिरिक्त सब्जेक्ट चुनने की रिक्वेस्ट दी थी वो थे बैरियर कंस्ट्रक्शन और फिजिकल कंट्रोल। मैं सोच रहा था कि बोलशीबा से एक और अतिरिक्त सब्जेक्ट चुन लूं, तभी किसी ने मुझे रोक लिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, एक्सक्यूज मी, जरा बात कर सकते हैं? जब मैंने आने वाले को देखा तो मेरी आंखों में हैरानी की झलक आ गई। सामने वाली लड़की ने मुझसे पूछा, क्या ये ब्रेसलेट जो आपने पहना है आपने खुद बनाया है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैंने ही बनाया है। क्या हुआ, क्या आपको कुछ काम है? उसकी तो लार टपकने वाली थी। उसने किसी स्टूडेंट के हाथ पर पहली बार इतना बढ़िया वेपन देखा था। क्या मैं आपके वेपन पर एन्चांटमेंट कर सकती हूँ? सिस्टम ने बताया कि टारगेट लिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कायम हो गया। उसका नाम था लिया क्लॉडेल। वो एन्चांटमेंट के जरिए वेपन्स की रैंक 2 लेवल तक बढ़ाने वाली और मशहूर मैजिकल वेपन बनाने वाली जीनियसेस में भी जीनियस थी। यहाँ तक कहा जाता था कि उसने तो पूरे एन्चांटमेंट इंडस्ट्री को ही तबाह कर दिया था। और तभी वो अचानक चिल्ला पड़ी, ये तो रेयर कैटेगरी के हेवी मिनरल से बना है। वो काफी देर से मेरा ब्रेसलेट घूर रही थी और बड़बड़ाई जा रही थी, अगर मैं यहाँ कुछ फॉर्मूला लगा दूं तो इससे काम बन जाएगा, लेकिन एन्चांटमेंट का इफेक्ट खराब रहेगा। देखते देखते वो अपने ही बाल नोचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी वियर्ड इंसान होगी। इस बार दिक्कत ये नहीं थी कि वेपन कितना अच्छा है, बल्कि दिक्कत ये थी कि वो बहुत कुछ करना चाहती थी। ये हैवी मिनरल से बना था, फिर भी इसकी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी क्यों थी? इसलिए इसमें डाले जा सकने वाले फॉर्मूलाज की भरमार थी। फैसला करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था।